एक विद्यार्थी है सर जिसके पास 3 शर्ट है, 4 पैंट और 5 जूते हैं, उसको अपने आप को तैयार करना है, कितने तरीके से अपने आप को नया नया खुद को दिखा सकता है। 2 तरीके के रूल हैं सर। अगर किसी जॉब को एंड की फीलिंग आ रही है, जॉब 1 एंड जॉब 2, सो वी आर मल्टीप्लाइंग देम। और अगर किसी जॉब 1 हो जाए या जॉब 2 हो जाए और की फीलिंग आ रही है तो व्हाट वी आर डूइंग। ये मुद्दा कॉम्प्लिकेट तब हो गया जब आपने कुछ रिपीट कर दिया, तो आपको इंडिविजुअल कैटेगराइज करना पड़ेगा। कई बार आपको सिर्फ सिलेक्शन करना रहता है, कई बार आपको सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना होता है। वर्ड बनाना है सर, वर्ड में अरेंजमेंट भी तो चलेगा, आगे पीछे करते रहो, तरह तरह के वर्ड बनते रहेंगे। तो आप जैसे कि अब इन चारों को एक साथ अरेंज कर दीजिए सर, मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस बेस, है ना। स्टार्ट करें? ओके। सो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज योर काउंटिंग प्रिंसिपल। 2 तरीके के काउंटिंग प्रिंसिपल आपने कवर किए होंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। शॉर्ट में मैं समझा दूं तो कभी भी 2 जॉब्स अगर आपको कंप्लीट करनी है, तो अगर आपको जॉब 1 एंड जॉब 2, अगर एंड की फीलिंग आ रही है तो वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग, राइट ना। और अगर आपको जॉब्स करते वक्त किसी भी एक जॉब को कंप्लीट करना है, आपको जॉब 1 हो जाए या जॉब 2 हो जाए, और की फीलिंग आ रही है तो व्हाट वी आर डूइंग, हम उसको ऐड कर देते थे। तो बेसिकली एंड और की कहानी जो चलती रहेगी काफी टाइम तक। इफ यू आर, आपको दिख रहा है कि जॉब 1 एंड जॉब 2, तो वी आर मल्टीप्लाइंग, और जॉब 1 या जॉब 2, सो वी आर एडिंग देम। सिंपली इसी बात को आगे कनेक्ट करते हैं कुछ सवालों से, है ना। देखें पहला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन देख पा रहे हैं सर। अ स्टूडेंट हैज 3 शर्ट्स, 4 पैंट, 5 शूज, इन हाउ मेनी वेज ही कैन ड्रेस हिमसेल्फ। एक बेसिक सा सवाल समझने के लिए इनफ है कि एक विद्यार्थी है सर जिसके पास 3 शर्ट है, 4 पैंट और 5 जूते हैं, उसको अपने आप को तैयार करना है, कितने तरीके से अपने आप को नया नया खुद को दिखा सकता है, ड्रेस हिमसेल्फ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आई थिंक आंसर तो मिल भी गया होगा। एक बार थोड़ी सी अप्रोच क्लियर करेंगे इस सवाल के जरिए कि लाइक शर्ट्स हैं आपके पास पैंट्स हैं, और तीसरा आपके पास शूज है सर। तो मैं इनको एक जॉब असाइन कर रहा हूँ। बेसिकली आपको 3 जॉब्स कंप्लीट करनी है एंड ऑल आर कंपलसरी। ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी सिर्फ शर्ट पहन के अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है। दीज आर द 3 जॉब्स एंड ऑल आर कंपलसरी। आपको तीनों की तीनों ही कंप्लीट करनी है। तो जैसे मैं पहली जॉब पे गया, इसको कंप्लीट करना है, तो कितनी शर्ट है उसके पास? 3। तो आई विल से S1, S2, S3। तो जैसे इस जॉब को मुझे कंप्लीट करना है, तो आई विल से कि देयर आर 3 वेज टू डू दिस जॉब। या तो वो S1 पहन ले, या S2 पहन ले, या इफ यू आर यूजिंग और, सो वी आर एडिंग देम, एंड अगर एंड की फीलिंग आएगी सो वी आर मल्टीप्लाइंग देम, राइट ना। सो अगर शर्ट की बात करें, सो देयर आर 3 वेज टू डू दिस जॉब। कैसे बोलेंगे? S1 या S2 या S3, सो 1 + 1 + 1, सो 3 वेज टू डू दिस जॉब। और जैसी जॉब 1 कंप्लीट हुई, नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड जॉब। तो अब पैंट में चला गया मैं, तो हाउ मेनी पैंट्स आर अवेलेबल? तो उस विद्यार्थी के पास देखा तो 4 तरीके के पैंट है सर, P1, P2, P3, P4 टाइप। तो अब इस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए उसके पास 4 तरीके हैं सर। या तो वो P1 पहन ले पैंट, या P2, या P3, या P4। सो हाउ मेनी टोटल वेज टू डू दिस जॉब? सो आई विल से 4 वेज टू डू दिस जॉब। एंड सो वी आर अगेन मल्टीप्लाइंग, एंड द थर्ड जॉब इसकी जूता भी पहनना है सर। हाउ मेनी शूज आर देयर? सो देयर आर 5 शूज। SS1, SS2, SS3, SS4, this is SS5. 5 shoes are there, and इस पर्टिकुलर जॉब को करने के कितने तरीके हैं? तो कोई सा भी एक पहन ले सर, SS1 पहन ले, SS2 पहन ले, वॉट एवर। सो आई विल से टू डू दिस, हाउ मेनी वेज आर देयर? देयर आर 5 वेज सर। फिर मल्टीप्लाइंग 5 × 4 × 3, सो राइट आंसर इज 60 वेज। तो ये एक काउंटिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए सवाल इनफ है कि अगर आपको एक विद्यार्थी के पास 3 शर्ट, 4 पैंट, 5 जूते, अपने आप को कितने तरीके ड्रेसअप कर सकता है, तो 60 वेज आर देयर, राइट ना। क्या मदद कर रहा है सर हमारी? हमें 2 ही लैंग्वेज यूज करनी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जॉब 1 एंड जॉब 2, सो वी आर मल्टीप्लाइंग। और अगर आपको जॉब 1 या जॉब 2 करनी और आ रहा है, सो वी आर एडिंग देम। इसी के बेसिस पे मैंने 3 जॉब असाइन करी, ऑल आर कंपलसरी। जॉब 1 को करने के तरीके 3 वेज, एंड सो वी आर मल्टीप्लाइंग। जॉब 2 को करने के तरीके 4 वेज, एंड जॉब 3 को करने के तरीके, सो देयर आर 60 वेज कि एक विद्यार्थी खुद को 60 डेज तक डिफरेंट वेज में दिखा सकता है, अलग अलग दिखा सकता है, राइट ना। कंटिन्यू करते हैं सर इसी बात को। देखें अगला सवाल। A multiple choice quiz has 4 questions each with 5 answer choice. In how many ways you can answer the question? समझिएगा सवाल।
फिर से सर 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में 5 आपकी चॉइसेस हैं। तो सोल्यूशन पे चलें तो मुझे अपनी जॉब असाइन करनी है, मैं क्वेश्चन को जॉब की तरह ट्रीट कर लेता हूं सर, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। हर एक क्वेश्चन पे जाऊं तो कितनी चॉइसेस लिए बैठा है सर, 5, लाइक A B C D E टाइप, 5 ways to do this job। तो यार 4 जॉब्स एंड ऑल आर कंपलसरी, 4 जॉब्स एंड चारों के चारों कंपलसरी हैं। जॉब 1 पे गया तो इसको करने के कितने तरीके हैं, बस आपको आंसर देना है सर। गलत सही का मुद्दा नहीं बोला उन्होंने, वो बस कह रहे हैं आंसर दे दीजिए, गलत दो या सही दो। तो क्वेश्चन 1 को करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, मैं ए पे टिक कर दूं या बी पे टिक कर दूं या सी पे टिक कर दूं, कोई सा भी एक कर दूं। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू डू दिस, आई विल से 5 ways टू डू दिस, सिंपल। बस कनेक्शन बता रहा हूं सर मैं आपका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है आपकी, सॉरी वो काउंटिंग प्रिंसिपल को रिलेट करता जा रहा हूं एंड और आर के बेसिस पे। नाउ वी आर मूविंग टू जॉब 2। नाउ क्वेश्चन 2 की भी सेम कहानी है कि उसके पास भी 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई सा भी एक टिक कर ले। सो आई विल से 5 ways टू डू दिस। थर्ड पे गया सो अगेन 5 ways, फोर्थ पे गया तो फिर से 5 ways, और जैसे एंड और लगा लगा के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5 ways ए पर टिक कर दे या बी पर टिक कर दे, 5 ways एंड सो मल्टीप्लाइंग एंड सो मल्टीप्लाइंग। हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर, सो 5 की पावर 4 बोले तो इट्स 6 to 5। सर 625 तरीके हैं कि वो क्वेश्चन को का आंसर देने के 625 तरीके, इसमें से सर गलत भी तरीके छुपे हुए हैं और सही तरीके भी छुपे हुए हैं, वो बात का मुद्दा है। आपने बस मुझे ये पूछा कि आंसर देने के कितने तरीके हैं, सर 6 to 5, राइट ना। अच्छा, इसी में से अगर मैं आपसे पूछ लेता कि सही करने के कितने तरीके हैं, मैं चाहता हूं कि चारों के चारों क्वेश्चन सही हो जाएं, उसके कितने तरीके हैं, तो आप देखें तो सही इन 5 में से कोई एक ही ऑप्शन तो होगा। तो अगर वो चाहता है कि चारों क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं तो फिर आपको एक ही ऑप्शन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा सर। लाइक सी वाला करेक्ट है तो 1 way टू चूज दिस, एक ही तरीका बचा इसको करने का अगर सही करना है। तो सेम आपका Q2 में भी कोई एक ही तरीका बचेगा, एक ही तरीका बचेगा, एक ही तरीका बचेगा। तो अगर ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है सर, 1 way। जैसे सिंगल वे के अगर सारे करेक्ट हो जाएं तो ये सब लैंग्वेज में भी आगे आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है बस मुझे आंसर देने के तरीके बता दीजिए, तो आई विल से 625 में गलत भी छुपा हुआ है और सही भी छुपा हुआ है। देखें सर अगला क्वेश्चन और कुछ समझा देगा आपको। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। अब एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है सर आपके, फिर से जॉब असाइन कर लीजिए, लाइक Q1 Q2 Q3, और हर एक क्वेश्चन में कितनी चॉइसेस हैं इस बार, कह रहा है कि 4 चॉइसेस हैं सर, लाइक ABCD टाइप। इस बार सवाल उनका ये नहीं है जवाब देने के तरीके, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज बता दीजिए इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। वो सारे के सारे सही जवाब ना दे पाए, सारे के सारे सही जवाब ना दे पाए। इस बार पुराने सवाल में था कि टोटल तरीके बता दीजिए जवाब देने के, गलत दे या सही दे, वो बात का मुद्दा है। इस बार कह रहा है कि सारे के सारे सही जवाब ना दे पाए, ऐसा करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो सारे जवाब सही ना दे पाए, उसके लिए सर मैं टोटल वेज निकाल देता हूं पहले तो। आई विल से कि जब भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज करे कि सारे सवालों का सही जवाब ना मिले, तो एक बार आपको अपोजिट केसेस टोटल वेज माइनस ऑल आर करेक्ट पता करना मेरे लिए ज्यादा आसान है सर। आपका सवाल है ऑल आर नॉट करेक्ट, तो आई विल से कि ऑल आर नॉट करेक्ट में उलझने से बेटर है कि सही गलत गलत सही में कई सारे केसेस बनाएंगे, उससे बेहतर है सर टोटल तरीके भी जो पुराने सवाल में निकाले थे उससे निकाल के अगर मैं सारे करेक्ट तरीके माइनस कर दूं और सारे करेक्ट होने का तरीका भी इंडिविजुअल ही है सर। आई थिंक ये पता करना मेरे लिए इन कंपेरिजन टू दैट काफी आसान है। तो हम यही करते हैं सर कि टोटल तरीके निकाल देते हैं। 3 जॉब्स हैं एंड ऑल आर कंपलसरी, इस पर्टिकुलर जॉब को करने के कितने तरीके हैं, 4 वेज, इसको करने के 4, इसको करने के, तो व्हाट आर द टोटल वेज टू डू दिस। आपको जवाब देने के टोटल तरीके कितने हैं सर, तो 64। इसमें गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, वो बात का मुद्दा है। द टोटल वेज टू आंसर द क्वेश्चन दैट इज 64 वेज, राइट ना। अब कह रहे हैं कि सर ऑल आर करेक्ट, सारे सही हो जाएं। सारे सही होने का सर इंडिविजुअल तरीका ही है कि Q1 में से 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो 1 way एंड 1 way एंड 1 way।
तो ये पहले भी मैंने डिस्कस करा था कि सर ऑल आर करेक्ट का सिंगल वे ही होगा, कि एक ही तरीका है कि सर सारे क्वेश्चन करेक्ट कर दें। तो 64 माइनस 1 विल गिव यू द 63 वेज। तो एक ये हो गई कि सारे बच्चा सारे के सारे सही जवाब ना दे पाए, उसके तरीके हैं कि टोटल तरीके माने सारे जवाब सही दे दे, तो सारे सवाल के सही जवाब ना देने के तरीके कितने बन गए, दैट इज 63 वेज, राइट ना। ठीक है सर, और बढ़ते हैं, कुछ नंबर्स पे आ जाते हैं, यहां से समझे सर। काउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर हम कुछ इस तरीके के नंबर्स के क्वेश्चन जो बनने लगते हैं सर, यहां से पढ़ें। पहला सवाल, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म by using the digit 0 1 2 3 5 7 if repetition is not allowed। समझिएगा सर, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और कैसे नंबर बनाने हैं, ऑड बनाने हैं सर। तो यहां पे भी हम जॉब असाइन करके प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। आपने इस तरीके से 4 खाने बना लिए, है ना, ये 4 खाने बना लिए सर। 4 डिजिट का नंबर बनाना, और कैसा बनाना है, सबसे पहले ऑड पे फोकस करते हैं सर। ऑड नंबर कैसे बनता है, जब एंड में क्या आएगा 1 3 5 और, तो सर इस पे बैठने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं, 1 बैठा दो या 3 बैठा दो या 5 बैठा दो, या वैसे कि इस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं, 4 वेज। तो जैसे मैंने ये लिखा तो सबसे पहले ऑड का झंझट खत्म हो गया, अब मुझे ऑड पे ध्यान नहीं देना, 4 डिजिट का ऑड नंबर बन चुका है। अब वो आगे रिपीटिशन कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है, तो अब आगे और एक एक करके सोचा जा सकता है। एटलीस्ट मैंने ऑड वाली बात खत्म कर ली कि ऑड आपने बोला ऑड नहीं बनना चाहिए, तो ऑड को 1 3 5 7 बिठा के 4 वेज ही है सर, एंड में अगर इनको बिठाओगे तो ऑड नंबर ही बनेगा, राइट ना। अब कह रहे हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है सर, टोटल डिजिट कितनी दे रखी थी, तो ये 3 और 2 5 और 1 6 डिजिट्स आर देयर, 6 डिजिट है, आगे आपका 0 आ नहीं सकता, 0 आ गया तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बोला जाएगा। तो 6 में से कोई एक, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 6 में से कोई एक खर्च भी कर चुके हो, कितनी बची 5, 5 में से 0 आ नहीं सकता, अब इसको भरने के कितने बचे, फिर से सर 4 वेज। इस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के 4 वेज हैं, 1 भर दो या 3 या 5 या 7, तो 4 वेज। तो यहां से मैंने ऑड की बात पकड़ ली। दूसरा, नंबर में आगे 0 आ नहीं सकता है, आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बोला जाएगा। तो अभी टोटल कितने थे, 6, 6 में से एक कम हो गया तो बचा 4, 0 आ नहीं सकता है आगे तो और एक कम हो गया, बचे फिर से 5 में से एक कम हो गया 4। अब टोटल 6 में से 2 ही खर्च हुए अभी तक, तो इसको भरने के कितने बचे 4, और अब इसको भरने के। तो दिस इज योर आंसर सर। आई विल से इतने डिफरेंट नंबर्स में बना सकता हूं, 64 into 3, so this is 192 numbers can be formed, राइट ना। अगेन आई एम रिपीटिंग सर, ये आपने अभी तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है उसके बारे में अभी तक डिटेल नहीं डिस्कस करी मैंने। एक सिंपल सा मैं जॉब असाइन कर रहा हूं और उसके बेसिस पर एंड और करके सवालों को खत्म करता जा रहा हूं। आपको 4 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए था, तो ऑड नंबर के लिए पहले सबसे पहले मैंने वो 4 खाने बनाए, मैंने 4 जॉब्स असाइन कर दी, और ऑड नंबर कहता है कि एंड में ऑड नंबर आने के लिए आपको 1 3 5 7 ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके तरीके खत्म कर लिए, इस 4 वेज टू फिल दिस, है ना, सो दैट ऑड वाली बात खत्म हो गई। अब आगे 0 आ नहीं सकता है, 0 हटा दिया सर। टोटल 6 थे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 6 में से एक कम हो चुका है, 0 और नहीं आएगा तो और एक कम हो गया, तो 4 तरीके। अब 6 में से अभी तक 2 डिजिट खर्च हुई हैं, तो अब इसको भरने के 4, इसको भरने के, दीज आर द नंबर फॉर्म, राइट ना। बड़े जन आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक नई प्रॉब्लम। नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5, रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बढ़ाएं सर अगला। आपको 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए सर, तो मैंने 3 खाने भरने हैं सर, और इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर्स के लिए आपको सबसे पहले इवन वाली बात को सोचना चाहिए। इवन नंबर बनाना है तो एंड में 0 2 4 यही 3 आ सकते हैं सर, या तो 0, और उसमें भी सर 0 का केस थोड़ा अलग सोच लिया करिए। एक बार मैंने 0 को रिजर्व कर दिया, और एक बार मैंने, भाई 0 के केस में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो मैं सोचता हूं कि इसको अलग ही सोच लें तो बेहतर होगा। सबसे पहले इवन पे ध्यान गया, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो सबसे पहले मैंने इवन कब कब बनेगा, जब एंड में 0 आएगा या 2 4 आएगा। 0 का केस में अलग डिस्कस कर लेता हूं, और 2 4 वाले एक साथ कर सकता है। इधर मैंने 0 रिजर्व कर दिया, तो इसको भरने का एक ही तरीका है सर। इधर तो आपने 0 रिजर्व कर दिया, देयर इज अ वन वे,
जीरो जा चुका सर। टोटल डिजिट कितनी थी? 3, 2, 5 और 1, टोटल 6 डिजिट्स वेर देयर, और रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है। इधर आपने जीरो बिठा दिया है, इवन वाली बात मतलब फुलफिल हो चुकी है। 6 में से 1 कम हो गया। 5 तरीके ट्रैवल से 5 वेज, और इसको भरने के 4 वेज। तो अगर इंड में जीरो बिठा रहे हो तो 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं सर? 20 वेज आर देयर, राइट ना। नाउ कम टू हियर, अगर आप इंड में 2 और 4 बिठा दें तब भी तो नंबर इवन होगा सर। तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 2 वेज। टोटल डिजिट कितनी है? 6, 6 में से 1 कम हो गई तो बची 5, उसमें से जीरो आगे बिठा नहीं सकते, और 1 कम हो गई सर। तो इसको भरने के तरीके 4 वेज। 6 में से 2 चली गई सर, तो इसको भरने के 4 वेज। तो यहां से बना सर आपका 20 वेज। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सर जीरो को वहां पे मर्ज करते तो आंसर में शायद गड़बड़ हो सकती थी। तो जीरो का केस अक्सर हमेशा अलग डील कर लिया करिए, इसके आंसर कुछ अलग रहते हैं बाकी सबके थोड़े से। और ये 4 × 4 16 × 2, तो ये बन गया सर 32 वेज। इधर 20 + 32, सो राइट आंसर इज 52, राइट ना। तो ये सब आप समझते चले सर कि किस तरीके से हम काउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर एंड और करके सवालों को खत्म करते जा रहे हैं। शुरुआत से देखें सर, एक सिंपल सा मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल बोला। 2 तरीके के रूल हैं सर। अगर किसी जॉब को एंड की फीलिंग आ रही है, जॉब 1 एंड जॉब 2, सो वी आर मल्टीप्लाइंग देम। और अगर किसी जॉब 1 हो जाए या जॉब 2 हो जाए और की फीलिंग आ रही है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग देम सिंपली। तो यहां से मैंने शुरुआत करी कि एक विद्यार्थी के पास 3 शर्ट, 4 पैंट, 5 जूते हैं, वो कितने तरीके से खुद को तैयार कर सकता है। तो 3 मैंने जॉब असाइन करी। एक जॉब को करने के कितने तरीके थे? 3 वेज। एंड सो वी आर मल्टीप्लाइंग, दूसरी जॉब पे गए, एंड मल्टीप्लाइंग, तीसरी जॉब पे गए। 4 क्वेश्चन थे सर, हर एक क्वेश्चन के पास 5 चॉइसेस हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज। तो टोटल तरीके कितने बन गए? 625। और आगे बढ़े, अब उनके सवाल में थोड़े से चेंजेस आने लगे। 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं। तो कह रहा है कि कितने तरीके से सही जवाब नहीं दे सकता है वो, कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। तो इसके तरीके ही होते हैं कि सर टोटल तरीकों में से सारे सही निकालने मेरे लिए ज्यादा आसान थे। टोटल वेज माइनस ऑल आर करेक्ट विल गिव यू द ऑल आर नॉट करेक्ट। आई विल से 63 वेज, राइट ना। और आगे बढ़े, 4 डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं, तो इनको भी मैं जॉब असाइन कर करके एंड और के बेसिस पे करे जा रहा हूं। मैंने 4 खाने बना लिए सर। सबसे पहले आपने ऑड बोला। ऑड नंबर कब होता है? जब इंड में क्या आता है? 1357। तो इंड में 1357 मैंने रख दिया। 4 तरीके हो गए इसको भरने के। उसके जस्ट बाद पहले ऑड वाली बात खत्म कर ली। ऑड के बाद जस्ट आपको अगला दिमाग लगाना होता है, आगे कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। जीरो आ गया तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा। तो फिर दूसरा ध्यान मेरा जीरो पे जाना चाहिए सर। टोटल डिजिट कितनी थी? 6। 6 में से जीरो कम, 1 तो यहाँ पे खर्च हो चुकी है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं था। तो 6 में से 1 कम हो गई तो 5। 5 में से जीरो आ नहीं सकता, तो फिर से 1 कम हो गई 4। अब जीरो आ सकता है, तो 6 में से 2 ही तो हुई अभी तक। तो 4 × 3, सो आई विल राइट द वे। इसी तरीके से एक सवाल और कंफर्म कर लिया। वो कह रहे हैं कि 3 डिजिट का इवन नंबर बना दीजिए सर। तो इवन नंबर कब बनता है सर? जब इंड में क्या आएगा इस डिजिट में? 0, 1, 2। जीरो का केस अक्सर मैं बोलता हूं कि अलग लिख लिया करिए, बाकी सब एक साथ कर सकते हैं। मैंने एक बार जीरो को रिजर्व कर दिया, तो 1 वे टू फिल दिस। टोटल डिजिट कितनी है सर? 6। एक ये भर चुका है, तो अब आगे 6 में से 1 कम। 5 तरीके इसको भरने के और इसको भरने के। 6 में से 2 कम हो गए, 4 तरीके। तो 20 वेज जब आप जीरो इंड में फिक्स कर देते हो। और दूसरा सर, इवन नंबर तो 2, 4 अगर इंड में रख दो तब भी बन जाता है। तो एक बार 2, 4 रख दिया तो 2 वेज टू फिल दिस। अब आपको जीरो का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जीरो तो अभी खर्च ही नहीं करा। तो टोटल कितने थे? 6 डिजिट, जिसमें से 2 खर्च हो गई, तो अभी जीरो आ नहीं सकता, 1 इधर खर्च कर ली। तो 6 में से 2 कम हो गई, तो कितने बचे? 4। अभी 6 में से कितनी खर्च हो गई? 2। तो फिर से कितने बचे? 4। इसके 32 वेज, इसके 20 वेज, दोनों को ऐड करोगे सो 52 वेज आर देयर टोटल, राइट ना। एक और क्वेश्चन देखें सर, थोड़ा बेहतर। 5 digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 4, 5 without repetition. What is the percentage of numbers which are greater than 50,000? बताएं सर। 5 डिजिट के नंबर्स इनकी मदद से बनाए जाते हैं और विदाउट रिपीटिशन बनाए जाते हैं, ठीक है सर। तो एक 5 खाने मुझे भरने हैं। ये 5 खाने मुझे भरने हैं सर। चलो पहले यहीं पे एंड कर लेते हैं, यहीं तक सोच लेते हैं। 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो विदाउट रिपीटिशन विद द हेल्प ऑफ दिस? आसान है, सोच सकते हैं।
5 डिजिट के नंबर बनाना है 0 1 2 4 5 की मदद से, तो सबसे पहले तो आगे वाले का ही सोच लेता। टोटल डिजिट कितनी है सर? 5। 5 डिजिट का नंबर बनाना है और 0 आगे आ नहीं सकता, तो इसको भरने के कितने तरीके बचे? 4 भी। 0 को छोड़ के कुछ भी भर दो सर। और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 5 में से 1 कम हो गया, तो इसको भरने के कितने बचे? 4, 3, 2 और 1। 4 चौको 16, 48 इंटू 2, तो टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? ऐसे 96 numbers can be found with the help of this without repetition. Agree ना? ओके सर। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000। इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 50,000 से बड़े बनेंगे सर? तो फिर से मुझे 5 खाने भरने हैं। इस बार उनकी शर्त बढ़ गई सर, वो कह रहे हैं कि इस बार नंबर मुझे 50,000 से बड़ा चाहिए। अगर 50,000 से बड़ा चाहिए तो भाई इस पे तो तुम्हें 5 ही रिजर्व कर देना चाहिए। इफ यू रिजर्व 5 ईयर, तभी चांसेस है कि 50,000 से बड़ा नंबर मिल सकता है। तो इसको रिजर्व कर दिया, तो आई विल से वन वे टू फिल दिस, है ना। 5 को मैंने रिजर्व कर दिया, तो कितने तरीके? आप कुछ भी भर दो सर इसमें, तो आई विल से कि 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके। 5 थी टोटल, विदाउट रिपीटिशन था, 5 आ चुका है, तो 5 में से 1 कम हो गया। अब 0 भी आ सकता है, तो 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24। तो इधर नंबर्स कितने बन गए? ऐसे 24 नंबर्स बन गए। टोटल नंबर कितने थे? 96। बने कितने? 24। तो हाउ मेनी परसेंटेज पूछ रहा है सर वो कह रहा है कि 24 96 का कितने परसेंट होता है? आई विल से 24 डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। आई विल से 1/4। दिस इज 25%। एग्री ना? ये छोटी छोटी बातें सर, एंड और करके बेसिक हम काउंटिंग प्रिंसिपल भी सारे सवाल खत्म कर सकते हैं। उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कोई खास नॉलेज की जरूरत नहीं है। आई होप बोलो कर लोगे। तो अगर कर लोगे तो देखो सर, एक और थोड़ा बेटर प्रॉब्लम जो आई होप मुश्किल हो सकता है आपके लिए। Let x be the number of integers lying between 2,999 and 8,001 which have at least 2 digit equal। 2,999 से 8,001 के बीच में वो सारे नंबर्स जिनमें कम से कम 2 डिजिट तो सेम है। तो x की वैल्यू बता दीजिए सर। वो कह रहे हैं इंटीजर्स बिटवीन, लाइंग बिटवीन, तो 2,999 से जस्ट आगे कौन सा इंटीजर आएगा? 3,000 से लेकर कहां तक? इसके जस्ट पहले क्या आएगा सर? 8,000। तो 3,000 से 8,000 तक टोटल इंटीजर्स कितने हो गए? इस रेंज में देखूं तो टोटल इंटीजर्स कितने हो गए? इट्स 5,001। उस 5,001 में से वो टोटल पे नहीं इंटरेस्टेड है, वो कह रहा है कि इसमें से कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें कम से कम 2 डिजिट तो सेम होनी चाहिए। इस 5,001 में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर जिसमें कम से कम 2 डिजिट तो सेम हो? कम से कम 2, मतलब 3 भी चलेगा यार। तब भाई आप समझो ना, ये जो 3,000 से 8,000 का जब आप सफर तय करेंगे तो इधर आपको कुछ ऐसे नंबर्स भी मिल रहे होंगे लाइक 3,455 वाला सर, इधर 4,445 वाला भी मिल रहा होगा सर, इधर 5,555 वाले भी मिल रहे होंगे। ये वो नंबर इसमें 2 डिजिट सेम आ गई, ये वो नंबर इसमें 3 डिजिट सेम आ गई, ये वो नंबर्स हैं। ऐसे एक भी नहीं, बहुत सारे नंबर्स होंगे सर, ऐसे भी नंबर्स होंगे इसमें 4 की 4 डिजिट सेम होंगी। तो वो कह रहा है कि ये तीनों काउंटिंग करके बता दो 5,001 में से ये कौन से वो नंबर्स हैं जिनमें 2, 3 या 4 वाले सेम वाले मिल रहे हैं। तब ऐसे कैसे पकड़ा जाए सर इसको? एक मैंने आइडिया दिया भी कि 3,000 से 8,000 तक जो 5,001 इंटीजर्स हैं उसमें बेसिकली 4 कैटेगरी के नंबर्स हैं। एक वो कैटेगरी है व्हेन ऑल 4 डिजिट डिफरेंट वाले भी होंगे, ऑल 4 डिजिट डिफरेंट। एक वो कैटेगरी भी होगी एनी 2 सेम 2 डिफर वाले, 2 डिजिट सेम है और 2 डिजिट डिफरेंट वाले बैठे होंगे। ऐसे भी होंगे सर 3 सेम और 1 डिफर। और ऐसी कैटेगरी भी होगी जहां पर 4 के चारों सेम नंबर्स रहे होंगे सर, चारों डिजिट सेम होंगे। कहना इसे 3,000 से 8,000 के बीच में 5,001 नंबर्स हैं, उस 5,001 में से 4 कैटेगरी के नंबर हैं वेल ऑल 4 डिजिट डिफरेंट, एनी 2 सेम 2 डिफरेंट, 3 सेम 1 डिफरेंट, 4 की 4 सेम हो जाए। वो किस पे इंटरेस्टेड है? वो कह रहे हैं सर मुझे ये वाली तीनों बता दो सर। वो कह रहे हैं ना एटलीस्ट 2 डिजिट सेम, मतलब 2 सेम चलेंगी या 3 चल जाए या फिर। तो मुझे लगता है कि इन तीनों कैटेगरी को इंडिविजुअल सोचने से बेहतर है अपोजिट केसेस पे काम कर लिया जाए। अपोजिट केस क्या है सर? कि 4 की 4 डिजिट डिफरेंट हो जाए, है ना।
अभी पीछे भी करा था इस तरीके का सवाल कि जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन मल्टीपल केसेस में टूटता जा रहा है, आपको एक बार अपोजिट केसेस पर जरूर सोचना चाहिए कि मैं इन 3 केसेस में उलझने से बेहतर है कि मैं इस केस को डिस्कस कर लूँ। आई थिंक वो जल्दी मुझे पकड़ में आ जाएगा। बात समझ में आई कि आई विल से टोटल वेज माइनस दिस केस विल गिव यू द ऑल दीज 3 केसेस। अब ये केस आपको सोचना मुझे लगता है कि इनके कंपैरिजन में आसान होगा। आंसर पे चलूं तो आंसर आई होप अब आप समझ चुके हैं कि इस सवाल में डायरेक्टली उलझने से बेहतर है अपोजिट केसेस पे काम कर लिया जाए। वैसे टोटल वेज दे दो मुझे, उसमें से ऑल 4 डिजिट डिफरेंट हटा दूंगा मैं। है ना, टोटल तरीकों में से 4 के चारों डिजिट डिफरेंट वाले अगर हटा दिए जाएं, चारों डिजिट डिफरेंट वाले हटा दिए जाएं, तो यू विल थिंक दीज 3 केसेस आर देयर। बोलो, शुरू करो सर। टोटल वेज, हाउ मेनी टोटल इंटीजर्स आर देयर? आई विल से 5001। उसमें से चारों डिजिट डिफरेंट वाले केसेस हटा देता है। आई थिंक सो आप ये वाले केसेस अगर हटा दोगे तो ये 3 केसेस मिल जाएंगे ना। हाउ टू थिंक कि चारों के चारों डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, इसे सोचा भी जा सकता है सर। 4 खाने आपको भरने हैं, जॉब असाइन करिए और सोच लीजिए नंबर किसके बीच में होना चाहिए, 3000 से 8000 के बीच में। तो सबसे पहले तो आपको आई थिंक पहले वाले पे सोचना पड़ेगा सर, इस पे क्या क्या आ सकता है। 3 4 5 6 7। अगर नंबर 3000 से 8000 के बीच में चाहिए तो आपको सबसे पहले आगे वाले डिजिट पे ही सोचना चाहिए कि उस पे सर 3 4 5 6 7 ही आ सकता है। तो हाउ मेनी वेज टू फिल दिस? आई विल से 5 वेज सर। अब इसके बाद कुछ भी भर दो सर तो वो नंबर मतलब इनकी 3000 से 8000 के बीच में ही रहेगा, इतना तो समझ आ गया सर। और चारों की चारों डिजिट डिफरेंट रखनी है, मतलब विदाउट रिपीटिशन का केस है, वो भी सोचना है आपको। आपके पास डिजिट होती कहां से कहां तक है? आपके पास टोटल डिजिट होती है सर 0 से 9। तो टोटल कितनी होती है? 10। इसमें से सर कुछ भी भर दीजिए विदाउट रिपीटिशन। तो 10 में से एक खर्च कर ली तुमने तो कितनी बची? 9 वेज। अब एक और खर्च हो गई 8 और एक और हो गई तो कितना बनेगा? 7। सो दीज आर द वेज कि मैं 3000 से 8000 के बीच के नंबर्स बना रहा हूं और चारों के चारों डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। सो दीज आर द वेज। सो ये 45 इंटू में 56, तो ये जो भी आ रहा है ये बनाओ सर, कितना बन रहा है? 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, 25, 0 7 5 12 2 25 20 ना। इट विल बी 2520। 4 डिजिट के डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 3000 से 8000 के बीच में जो बनेंगे दैट विल बी 2520। और अगर मैं टोटल इंटीजर्स में से इनको हटा दूं 2520 तो विल गेट 2481। दिस इज योर आंसर। 3000 से 8000 के बीच में 5000 एक इंटीजर्स थे, उसमें से कम 2 डिजिट सेम वाले, ये 3 कैटेगरी के नंबर अगर आप निकालें इट विल बी 2481। आई होप क्लियर विद दिस। बोलो, ये हो गया सर इतना मोर देन इनफ कि आप काउंटिंग प्रिंसिपल एक क्लास की शुरुआत से मैंने स्टार्ट करा। अभी तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस सिंपल मैं काउंटिंग प्रिंसिपल की कुछ बातें इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि एंड आए तो मल्टीप्लाई और आए तो ऐड कर लेना, और इसी के बेसिस पे मैं जॉब असाइन करता हूँ, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3। इसको करने की अपनी कहानी है, इसको करने की अपनी कहानी है, सबके अपने अपने वेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर करके आंसर पे पहुंचते जा रहे हैं, है ना। इन्होंने भी यहाँ पे पूछ लिया सर 4 जॉब थी, चारों की चारों कंपलसरी थी, सबको करने के टोटल तरीके कितने बन गए? 625। फिर यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट शुरू हुआ, वो कह रहे हैं टोटल वेज मत बताओ, ये बता दो कि सारे क्वेश्चन बंदा सही ना कर पाए। तो फिर मैंने अपोजिट केसेस पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि टोटल तरीके माइनस सारे के सारे सही कर दे, वो पता करना ज्यादा आसान है। तो टोटल वेज माइनस ऑल आर करेक्ट विल गिव यू द ऑल आर नॉट करेक्ट। हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है आपको कि कभी भी आपको क्वेश्चन करते वक्त ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि जो आपसे मांगा जा रहा है वो मल्टीपल केसेस में टूटता जा रहा है, तो हमेशा एक बार अपोजिट केसेस पर जरूर दिमाग लगाना है आपको, है ना। तो टोटल वेज माइनस ऑल आर करेक्ट पता करना मेरे लिए ज्यादा आसान था। तो टोटल वेज माइनस ऑल आर करेक्ट विल गिव यू द ऑल आर नॉट करेक्ट। एग्री ना? और इसी बात को इस सवाल ने और पक्का कर दिया सर। ये सवाल थोड़ा सा बेटर हो सकता है किसी के लिए कि आपने बोला कि 3000 से 8000 के बीच में 5000 एक इंटीजर्स होते हैं,
उन 5001 इंटीजर्स में से कम 2 डिजिट या 3 डिजिट सेम वाले कितने नंबर्स होंगे? तो अगर कम से कम 2, 3 या 4 इन 3 केसेस में उलझने से बेहतर है, मुझे लगा कि अपोजिट केस एक ही है सर, इसको पकड़ लिया जाए। और यही बात मैंने पीछे ही बोली थी, कभी भी लगे सवाल केसेस में टूट रहा है, सवाल केसेस में टूट रहा है, तो एक बार अपोजिट केस पे जरूर सोच लीजिए कि सर ये एक ही बार सोचना पड़ेगा। तो वही करा सर मैंने कहा कि टोटल बेस माइनस अपोजिट केसेस कि ऑल 4 डिजिट आर डिफरेंट विल गिव यू द ऑल 3 आर सेम, 2 सेम, 3 सेम या 4 सेम वाले। बोलो, आइए इतने सवालों के बाद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हम कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं सर, कुछ और बातें, कुछ आपके अरेंजमेंट के सम पे सवाल आ जाता है। जैसे एक सवाल से ही शुरू करते हैं, देखें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ें। What is the sum of all 3-digit numbers that can be formed using all the digit 3, 4, 5 when repetition of digit is not allowed? 3, 4, 5 की मदद से जितने भी नंबर्स बनेंगे, रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है, तो उनके द्वारा बनने वाले सारे नंबर्स का सम बता दीजिए। दैट इज द क्वेश्चन सर, 3, 4, 5 के बेसिस पर। आई थिंक 3, 4, 5 3 डिजिट आपको दे रखी है और 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। सो 3, 4, 5 से कितने नंबर्स आप बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन? तो वैसे इसको भरने के 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, कितने नंबर बनेंगे? एग्री ना? 3, 4, 5 के बेसिस पर 3 डिजिट के कितने बिना रिपीटिशन के नंबर्स बनाए जा सकते हैं सर? 6 नंबर बनाए जा सकते हैं। उन 6 को लिख भी सकते हो, लिख दो सर। आई थिंक 3, 4, 5 की मदद से जो नंबर बनेगा, एक सर ऐसा ले लेते हैं 3, 4, 5 या 3, 5, 4 कर दीजिए, एक ये बन सकता है, या फिर 4 से शुरू कर दो 4, 5, 3 या 4, 3, 5, या फिर 5 से शुरू कर दो सर 5, 3, 4 या फिर 5, 4, 3। दीज आर द 6 नंबर्स। अगेन माई क्वेश्चन समझना सर, 3, 4, 5 के बेसिस पर 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन? ये चीज आप काउंटिंग से जल्दी से सोच भी सकते थे। कितने तरीके हैं? 6। वो कौन से 6 नंबर्स होंगे? तो आई थिंक डाटा छोटा है, लिख भी सकते हैं। दीज आर द 6 नंबर्स दैट कैन बी फाउंड। उनका सवाल ये है कि जो नंबर बने हैं सर, उनका क्या बता दीजिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर? इन सारे नंबर्स का सम बता दीजिए। बता सकता है? जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। तो 4, 3, 7, 5, 12, 3, 15, 15, 5, 20 और 4, 24 है ना? तो आई थिंक इट विल बी 2, 6, 6, 4। आप जोड़ के देखें सर, यू विल गेट 2, 6, 6, 4। तो आप कहेंगे सर अच्छा है ये तो, कि 3 डिजिट के बिना रिपीटिशन के कितने नंबर बन सकते हैं? 6। उन 6 का सम करा तो इट विल बी 2, 6, 6, 4, राइट ना? ओके सर अभी तो डाटा छोटा था, आपने डिजिट 3 दी तो 6 अरेंजमेंट मैंने सोच लिया कि इस तरीके से 6 नंबर्स बन सकते हैं, आपने ऐड कर लिया। अगर मैं बढ़ा देता सर, मैं 4 डिजिट कर देता, अगर मैं 4 डिजिट कर देता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट विल बी 24 अरेंजमेंट्स आर देयर, 24 नंबर्स बन जाते हैं। और अगर कहीं 5 कर देता तो 120 नंबर्स बन जाते हैं। उनका सम पता करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा क्या सर, बहुत हो जाएगा सर। अगर 5 नंबर दे देता मैं तो 5 डिजिट के द्वारा बनने वाले अरेंजमेंट दैट इज 120 अरेंजमेंट्स आर देयर, और उन 120 अरेंजमेंट का सम पता करना आई थिंक लिख लिख के तो संभव नहीं था। बोलो, तो उसी के लिए सर जो पीछे मैंने हेडिंग दी कि आप इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं। कभी भी आपको n डिजिट्स दी जा रही हैं, इसको समझे सर, कभी भी n डिजिट आपको दी जा रही है तो n डिजिट के द्वारा बनने वाले सारे नंबर्स का अगर आपसे कोई सम मांग ले तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको n डिजिट दी गई है, उन n डिजिट के द्वारा बनने वाले सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट, सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट का जो सम होता है उसका फॉर्मूला आप यहां से रट सकते हैं सर। इट इज गिवन बाय n डिजिट के द्वारा, और ये विदाउट रिपीटिशन होना चाहिए सर। पूरी बात समझे यहां से, आपको n डिजिट है, विदाउट रिपीटिशन है, उनके द्वारा बनने वाले सारे अरेंजमेंट का अगर आपको सम चाहिए, सो द फॉर्मूला इज गिवन सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का सम कर दीजिए इनटू में, अगर n नंबर्स हैं तो n में से एक कम का फैक्टोरियल, और जितनी डिजिट है सर उतनी बार 1 1 1 1 अप टू कितनी बार n टाइम। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू डायरेक्टली टू गेट दिस सम। अगर आई एम रिपीटिंग योर n डिजिट्स आर देयर विदाउट रिपीटिशन, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? उन सारे अरेंजमेंट का अगर आपसे कोई सम मांग ले तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल डिजिट, एक कम का फैक्टोरियल इनटू में 1 1 1 1 1 कितनी बार, जितनी भी डिजिट है आपकी, दैट इज n टाइम्स।
इस फॉर्मूले को पक्का कर लेते हैं उस सवाल से सर वापस। एक तरीका तो ये होगा क्योंकि डाटा छोटा था, आपने 3 डिजिट के द्वारा देखे तो 6 नंबर्स बन रहे, तो जोड़ के देख लिए 2664 बन गया था। एक बार फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं सर सेम सवाल को करने का, क्योंकि ये फॉर्मूले पे ही आपको टिकना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद। फॉर्मूला क्या कहता है सर, डिजिट कितनी है आपके पास 3 4 5, इन 3 डिजिट के द्वारा बनने वाले सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट, दिस इज सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट का अगर आपको सम चाहिए सो दैट इज गिवन बाय, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल डिजिट 5 4 9 9 और 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो एक कम, 2 का फैक्टोरियल और 111 विल गिव यू द आंसर। तो 12 दूनी 24, यू विल रियलाइज कि सर ये भी वही दे रहा है, दिस इज 2664। तो आई थिंक अब वो तरीका तो समझ आया कि सर चल क्या रहा था, और साथ साथ आपको फॉर्मूले पे आप ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि सर इस तरीके की बातें आएंगी तो आई विल यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, है ना, बोलो ठीक है सर। तब इसमें भी 2 सवाल रहते हैं सर, एक ये बोल दिया उन्होंने कि सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट बता दीजिए, और एक बार बोल देता सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस। एक ये भी मुद्दा रहता है सर उसमें कई जगहों पर कि सारे अरेंजमेंट का सम मत दीजिए, जो भी अरेंजमेंट आपके निकले सिर्फ उनकी यूनिट डिजिट को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका सम क्या बनेगा, वो भी आप बता सकते हैं यहाँ से। तो अगर सिर्फ यूनिट डिजिट पे बैठे नंबर्स का सम चाहिए तो बस पीछे वाला टर्म हटा देना होता है। उसके लिए फॉर्मूले में आई विल से सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट जितनी आपको दे रखी हैं वो सारी जोड़ लो, इनटू में n-1 का फैक्टोरियल कर दो। मतलब अगर सिर्फ यूनिट नंबर्स का सम चाहिए तो बस ये पीछे वाला टर्म हटा दीजिए, इतने से ही काम चल जाता है। तो आई होप यू क्लियर विद द बहुत फॉर्मूला कि क्या बोला जा रहा है। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा आई होप भरोसा बढ़ गया होगा इस क्वेश्चन के बाद कि हाँ सर इस तरीके से कभी भी नंबर्स दिए जा रहे हैं तो सारे अरेंजमेंट अगर मैं निकालूं और सारे अरेंजमेंट का अगर आप मुझे सम मांग लो तो आई कैन डिसाइड, है ना। आप सारे अरेंजमेंट का सम मांग लो तो भी बेटर है, या फिर आप सिर्फ यूनिट प्लेस पे बैठे नंबर्स का सम जानना चाहते हो तो वो भी निकाला जा सकता है ना। ठीक है सर। तो अब इस फॉर्मूले पे जब भरोसा थोड़ा सा बढ़ गया तो देखिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे मैं ये गड़बड़ भी हो जाएगा सर, पढ़े सवाल को देखें। कुछ कह रहा सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 एंड विदाउट रिपीटिशन। 0 1 2 के बेसिस पर बनने वाले 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उनका सम बता दीजिए। तो अगर आप फॉर्मूले पे डायरेक्ट भरोसा कर लोगे तो इस बार गलती भी हो जाएगी सर। चलो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। फिर से मैं एक सवाल समझाने के लिए कि डिजिट कितनी है आपके पास 3 डिजिट के द्वारा बनने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो अगर आप लिखने बैठे तो इट विल बी 210, दिस इज 201, दिस इज 102, दिस इज 120, और बनेगा 012 021। अगर आप उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो वो ये 6 सम का आंसर दे देगा जो कि गलत है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे 0 1 2 में 3 डिजिट के द्वारा बनने वाले सम का, तो ये जो बनेगा सर ये सम में से कुछ फेक सम भी तो आ रहे हैं। और वो कौन से 2 फेक सम है सर, ये दोनों। ये तो बेसिकली 3 डिजिट के नंबर ही नहीं थे। एक तो ये सर 2 डिजिट का नंबर बोला जाएगा 1 2 और 2 1। अगर आपने फॉर्मूला एक्चुअल लगा दिया तो मिस्टेक कर देगा सर, वो इन दोनों को भी 3 डिजिट मान के जोड़ दे रहा है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों 3 डिजिट के नंबर ही नहीं थे। तो फिर इससे कैसे बाहर निकला जाए सर, ये दिक्कत आएगी कब। मतलब आप तो अभी कह रहे थे कि सर फॉर्मूला लगा दो तो सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट के लिए, आपको दिक्कत ये फेस तब करनी पड़ेगी जब क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 0 विल बी देयर सर। अगर आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन में 0 का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी सर। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए, अगला मुद्दा। तो तरीका सर सिंपल है, आप एक बार 0 1 2 के बेसिस पर सम निकाल दीजिए। आप एक बार 0 को रख के ही सम का फॉर्मूला लगा दिया करो, है ना। और एक बार जो दिक्कतें आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, 0 की वजह से। तो एक बार 0 को इग्नोर करके सम निकाल दिया करो, एक 1 2 की बेसिस पे निकाल दीजिए, ये आपको एक्चुअल सम दिला देगा सर। लगा दो एक बार फॉर्मूला फिर से, 0 1 2 के बेसिस पर बनने वाले सम का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया वैसे लगा देता है। सम ऑफ ऑल डिजिट, 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो 0 1 2 के बेसिस, जो फॉर्मूला पढ़ाएगा। फॉर्मूला बोलता है सर सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 2 + 1 3, एक कम का तो 2 का फैक्टोरियल, और 1 कितनी बार आएगा 111। अगर आपको 1 2 के बेसिस पर सम डिसाइड करना है तो 1 2 बोले तो 2 + 1 3,
दो में से एक कम का, 1 का फैक्टोरियल और दो नंबर्स 111। इस सम में जो फेक सम था वो ये था और वो मैंने निकाल दिया, तो विल गेट योर आंसर। तो अब इसको सॉल्व करें तो दिस इज 666 माइनस का दिस इज 33, सो राइट आंसर इज 633। इस सवाल के जरिए बस आपको ये बताना चाहता हूं कि उस सम के फॉर्मूले पे भरोसा करना तो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में जीरो का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो कुछ फेक सम दे देगा सर, और वो फेक सम आप समझ भी पा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते तो आप ये चीज मिस कर जाते सर, ये बेसिकली 3 डिजिट के नंबर ही नहीं थे और उस सम में ये भी सम आपने दे डाला। तो इससे बाहर निकलने का तरीका यो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं सर कि एक बार 0, 1, 2 के बेसिस पर सम डिसाइड कर लिया करिए, एक बार जीरो को इग्नोर करके सम डिसाइड कर लिया करिए। तो जो गलतियां हुई हैं उस सम में वो इनकी वजह से हुई हैं, ये निकाल दूंगा तो राइट सम पे पहुंचा जा सकता है। इट विल बी 633। बोलो कर लोगे? अगर कर लोगे तो सर बना के दे दो फिर ये वाली प्रॉब्लम। देखो एक और क्वेश्चन जो उसी बात को दोहरा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 0, 1, 4, 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। क्या क्वेश्चन में जीरो भी बैठा है? बैठा है तो सर आपको अलर्ट होना है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो आपको जो तरीका सिखाया गया, तरीका कहता है कि सर एक बार जीरो को इग्नोर करके सम डिसाइड कर दीजिए और एक बार जीरो को हटा के एक बार सम डिसाइड कर दो, एक बार जीरो को इंक्लूड करके सम डिसाइड कर दीजिए और जो गलतियां होंगी वो जीरो की वजह से हो रही हैं तो जीरो को इग्नोर करके एक सम डिसाइड कर दिए, सेम फॉर्मूला। तो जो गलतियां हुई हैं वो माइनस कर देंगे तो राइट सम पे पहुंचा जा सकता है। तो डिसाइड करें यहां से 0, 1, 4, 5 के बेसिस पर 4 डिजिट के जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उनका सम का फॉर्मूला क्या मिला आपको? वो कहता है सर सम ऑफ ऑल डिजिट 5, 4, 9 और 1 10, 4 का है तो 4 में एक कम, 3 का फैक्टोरियल और 4 बार 1 है ना, उसमें से ये वाला सम 3 डिजिट के द्वारा बनने वाले सम को माइनस कर दीजिए। तो 5, 4, 9 और 1 10, 3 का है तो 3 में से कम 1, 2 का फैक्टोरियल और 111। जो सम में मिस्टेक हुई थी वो उसकी वजह से हुई थी, वो माइनस कर दूंगा तो विल गेट द राइट सम हियर। तो इफ विल डिसाइड दिस, तो देखें सर ये फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, तो ये बन गया और पीछे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 2 बोले तो 2, तो दिस इज 2, 2, 2, 0। सो राइट आंसर इज 64, 440। बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कि सर इस तरीके का मुद्दा अब आपसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट दे दीजिए, उसको फॉर्मूले से निकाल सकता है, कोई जीरो को इन्वॉल्व कर दे तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, ये गलतियां करवा सकता है जो पूछी भी गई है 24 वन में, है ना। और इसके पहले जो आपने काउंटिंग प्रिंसिपल कर लिया कि काउंटिंग प्रिंसिपल से हम एंड और के बेसिस पे ही करते जा रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। अब हम मूव कर रहे हैं सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, जो कि आज का एक्चुअल चैप्टर है कि सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्या फायदे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे कि काउंटिंग प्रिंसिपल से ही खत्म हो चुका है, आप सिंपली जॉब असाइन करते हैं एंड और के बेसिस पे क्वेश्चनों को कवर करते जा रहे हैं, है ना। नाउ कम टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब कुछ इनकी बातें जो और इन्वॉल्व करते हैं। परमुटेशन का एक सिंपलेस्ट मीनिंग जो मैं आपको बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यू आर ओनली सेलेक्टिंग देम, ओनली सिलेक्शन। कई बार हमें चीजों को सिर्फ सेलेक्ट करके ही छोड़ देना होता है और कई बार सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना होता है सर, सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। तो दो तरीके की बातें हैं, कई बार वी आर ओनली सेलेक्टिंग देम और कई बार हमें सिलेक्शन के बाद क्या करना रहता है, अरेंजमेंट करना रहता है सर। जैसे मैं शॉर्ट में बता दूं तो जैसे n में से r चीजों का सिलेक्शन, वी आर डूइंग एनसीआर, एन डिफरेंट चीजों में से r लोगों का सिलेक्शन करना है, तो एनसीआर ओनली सेलेक्टिंग देम। कई बार सिलेक्शन के साथ साथ हमें अरेंजमेंट भी करना होता है सर। n में से r चीजों का सिलेक्शन करा, उनको अरेंज और कर दीजिए r फैक्टोरियल तरीकों से, तो इसी को शॉर्ट में क्या बोलने लगता है, एनपीआर। तो एनपीआर और एनसीआर का एक रिलेशन भी मिल गया आपको यहाँ से। एनपीआर इज नथिंग बट ये पहले सिलेक्शन करता है, एन में से r चीजों का सिलेक्शन, अगर उनको अरेंजमेंट और कर दिया आपने तो इसी को शॉर्ट में क्या बोल देता हूँ, एनपीआर। बोलो। अब अगला मुद्दा कि सर हम कब कब सिर्फ सिलेक्शन करके छोड़ देते हैं और कब कब हमें अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा।
कब कब हमें सिर्फ सिलेक्शन करके छोड़ देना होता है और कब कब हमें सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना होता है। तो जनरली आप क्वेश्चन में देखें तो ये मीनिंग के प्रॉब्लम्स में आता है परमुटेशन। जैसे मीनिंग का सवाल दे देगा, कुछ अगेन दे दिया, एक लेटर वर्ड आपको दे दिया अगेन, उसमें बोलेगा कि मतलब निकले ना निकले उनको आगे पीछे करते रहिए, अरेंज करते रहिए और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाते रहिए। मोस्टली मैंने देखा कि परमुटेशन जो अरेंजमेंट का काम चलता है वो मीनिंग के प्रॉब्लम में ही चलता है। और सर कब हमें सिलेक्शन करके ही छोड़ देना होता है, एक थोड़ा सा मैं जो बता दूं कि जब कब कब हमें सिलेक्शन करके छोड़ना होता है, जब आप टीम मेकिंग का सवाल है, आप किसी एक टीम को बना रहे हैं, तो अगर आपने दो बंदों को सेलेक्ट कर लिया, ए और बी को सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दूसरी टीम में बी और ए बैठा है। अगर ए और बी कर लिया तो कर लिया, वो टीम बन चुकी है। तो एक थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि सर कई बार आपको सवालों में खुद ही समझ आएगा कि आपको सिर्फ सिलेक्शन की नीड होती है और कई बार आपको सवालों में सिलेक्शन के बाद आपको अरेंजमेंट भी करना पड़ता है ना। जनरली ये मीनिंग के प्रॉब्लम में रहता है। और वो एक रिलेशन भी मिल चुका है आपको सर एनसीआर एनपीआर में, कि बेसिकली जो एनपीआर होता है वो एक स्टेप ज्यादा होता है सिलेक्शन वाले से। आपने सिलेक्शन तो कर लिया एनसीआर, अगर अरेंजमेंट भी कर दिया तो ये किस पे पहुंचा देता है, एनपीआर पे। अब बात करें परमुटेशन की, तो तीन फॉर्मूले जो दिमाग में छोटे से रखने हैं आफ्टर काउंटिंग, नाउ वी आर मूविंग टू परमुटेशन। तीन बेसिक फॉर्मूले जो दिमाग में रख के चलने हैं आपको। कौन सा? पहला तो ये कि सर n डिफरेंट चीजों में से r चीजों का परमुटेशन, तो क्या लिखते हैं इसको हम शॉर्ट में, आई विल से एनपीआर। n डिफरेंट चीजों में से n चीजों का परमुटेशन, तो आई विल से npn। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं सर, जब सॉल्व करोगे तो दिस इज n फैक्टोरियल। n डिफरेंट चीजों में से r चीजों का परमुटेशन npr, n डिफरेंट चीजों में से n चीजों का, तो उसी को npn ना बोलकर शॉर्ट में क्या बोलने लगेगा, n फैक्टोरियल। ये तब था जब विदाउट रिपीटिशन था, और अगर ये विद रिपीटिशन हो गया, n डिफरेंट चीजों में से r चीजों का परमुटेशन विद रिपीटिशन, तो ये फॉर्मूला जो बन गया सर दैट इज n की पावर। तीन बेसिक फॉर्मूले से जो हम परमुटेशन पे एंट्री करने जा रहे हैं। क्लियर विद द सिंपली परमुटेशन का मतलब है आप अरेंज कर रहे हैं चीजों को, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलें सर, अब इस पे जोर देने से बेहतर एक सवाल से ही शुरू करते हैं सर। देखें पहला सवाल बेसिक से शुरू करता है, पढ़ें। What is the different messages that can be represented by 3 zeros and 2 ones? 3 जीरो और 2 वन की मदद से कितने डिफरेंट मैसेजेस बनाए जा सकते हैं? एक मैसेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, समझिएगा यहाँ पे बात। एक मैसेज अगर आपको बनाना है तो 3 जीरोज हैं आपके और 2 बार 1 आ रहा है। एक मैसेज कैसे बनेगा सर, मैं 1100 कर दूं, मैं 10100 कर दूं, इन्हीं को आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं ना, और डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली सवाल अरेंजमेंट का है ना। सीधे सीधे ये बोल दो ना सर 5 लोगों का 5 जगहों पे अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं शॉर्ट में 5 फैक्टोरियल। जिसमें से 3 एक जैसे हैं सर, तो वो फेक अरेंजमेंट दे रहे होंगे, वो डिवाइड करना पड़ेगा। 2 एक जैसे हैं सर, उनको डिवाइड करना पड़ेगा। दिस विल गिव यू योर आंसर। 5 लोगों का 5 जगहों पर अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 सिमिलर हैं 2 सिमिलर हैं, तो विल डिवाइड दिस। सो 6 दूनी 12, तो ये बन जाएगा सर आपका कितना 10 वेज ना। देयर आर 10 डिफरेंट मैसेजेस कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ 000 एंड 11। यहाँ से अरेंजमेंट की शुरुआत हो गई, आपको खुद ही तय करना पड़ेगा उधर अरेंजमेंट की जरूरत है या सिलेक्शन करके ही छोड़ देना सवाल को, ये आपको ही तय करना पड़ेगा सर। बोलो सवाल को समझिए और आगे बढ़ते चले सर। देखिए नया फिर से एक कॉमन लैंग्वेज है जो बार बार आप एग्जाम में देख पा रहे हैं कि 4 लेटर का मुझे वर्ड बनाना विद द हेल्प ऑफ लखनऊ। एक वर्ड है सर लखनऊ, लखनऊ में से 4 लेटर का एक वर्ड मुझे बनाना है, और उसमें भी शर्त ये है कि कंटेनिंग 2 वॉवेल्स, है ना, 2 वॉवेल्स मुझे चाहिए सर उसमें से। तो जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ में आप देखें तो हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, 2 ही हैं सर, ओ और यू। कॉन्सोनेंट कितने हैं सर, टोटल कितने थे, 3 3 6 और एक 7, 7 में से 2 कम हो गए, कितने बचे, 7 लेटर का एक वर्ड है जिसमें से 2 वोवेल और 5 कॉन्सोनेंट है ना। तुम्हें कितने लेटर का एक वर्ड बनाना है, 4 का। उसमें शर्त क्या है कि सर 2 वोवेल होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो अब इस बात को समझिएगा सर, तरह तरह के जो ख्याल आएंगे आपको 2 वोवेल चाहिए, वोवेल हैं कितने, 2, तो वैसे 2 में से 2 का सिलेक्शन। अब बचे 2 कहां से लाओगे, 4 का चाहिए ना, तो मैं 2 तो मिल चुके हैं, तो बचे 2 कहां से लाओगे, कॉन्सोनेंट होता है, वैसे 5 में से 2 का सिलेक्शन। ये कितने सेलेक्ट कर लिए आपने,
यू आर सेलेक्टिंग 4 एट ए टाइम, आपने 4 लेटर्स आपने सेलेक्ट कर लिए, 2 ववेल और 2 कॉन्सोनेंट, क्या यहीं पे छोड़ दोगे? वर्ड बनाना है सर, वर्ड में अरेंजमेंट भी तो चलेगा, आगे पीछे करते रहो, तरह तरह के वर्ड बनते रहेंगे। तो आई विल से कि अब इन चारों को एक साथ अरेंज कर दीजिए सर, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इसमें कई तरह तरह की बातें जो आपको दिमाग में आएंगी कि कोई सर डायरेक्टली बोल रहा होगा 2p2 कर दो, 4p2 कर दो, ये सब मैं देख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई बोले 2p2 सर 4p2 कर देते, क्या ये सही जवाब है? आपने बोला कि 2 उठाए, दोनों का अरेंजमेंट भी कर दिया मैंने, मतलब ये 4 जगह थी, 2 उठाए, दोनों को आगे पीछे अरेंज भी कर दिया। 4 में से 2 कॉन्सोनेंट उठाए, उनको अरेंज कर दिया। पी का मतलब आपने रखा और उनको अरेंज भी कर दिया। तो भैया कॉन्सोनेंट इधर तो आ ही नहीं पाया, तो बेहतर क्या होगा सर, अरेंजमेंट कैसे करना होगा? ऐसे कि पहले चारों सेलेक्ट कर लेते हैं सर, 2 ववेल का सिलेक्शन, 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, चारों आ गए। अब चारों को एक साथ अरेंज करो ना, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ना कि ये चीज जो मैं नहीं लिख रहा हूं सर 2p2 एंड 4p2। आई होप क्लियर विद द लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को देखिए और जगहों पे पकड़ा जा सकता है, एक और सवाल उसी तरीके से मिलता जुलता जो कर सकता है। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 ववेल्स, words are to be formed by involving 3 consonant and 2 vowel. Number of such words can be formed. तो आपके पास जो डाटा दे रखा है, आपके पास 7 कॉन्सोनेंट है और 4 ववेल्स हैं सर। आपको वर्ड बनाना है सर, उसमें से कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? 3, ववेल कितने चाहिए? 2। 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट, 4 ववेल में से 2 ववेल के कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हो? क्या डायरेक्टली अरेंज कर दोगे या पहले सेलेक्ट करोगे फिर अरेंज करोगे? वेरी गुड सर। आई विल से कि पहले सर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन 7c3, 4 ववेल में से 2 ववेल का सिलेक्शन 4c2, कितने आ गए? 5। उन पांचों को सर एक साथ अरेंज करिए, आई विल से मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। 2 ववेल 5 कॉन्सोनेंट, आपको कितने का चाहिए था? 4 का। 2 ववेल में से 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, 5 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, एक साथ चारों को अरेंज करा। ऑलमोस्ट वही बात है। 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, 4 ववेल में से 2 ववेल का सिलेक्शन, आगे 5 लेटर, उन पांचों को एक साथ अरेंज करने का, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर विद द? एक और मौका देखें सर उसी सेम सवाल को पकड़ने का, देखें। कंसिडर द वर्ड क्वेश्चन, एक वर्ड है आपके पास क्वेश्चन, 2 सवाल आपके। पहला, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 ववेल एंड 2 कॉन्सोनेंट विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड? फिर से पुराना सवाल आ गया सर ये। क्वेश्चन पे चलें तो हाउ मेनी ववेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर देयर, तो ई क्यू यू आई ओ, तो देखें सर 4 कॉन्सोनेंट है और 4 ही ववेल है आपके पास। 4 कॉन्सोनेंट एंड 4 ववेल्स हैं, आपको 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, मतलब निकले चाहे ना निकले, और उसमें से 2 ववेल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। ववेल हैं कितने? आंसर कैसे बोलोगे? 4 में से 2 ववेल का सिलेक्शन, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, आगे चारों, एक 4 के चारों को एक साथ अरेंज कर दीजिए। ऑलमोस्ट 3 बार वही लैंग्वेज में दिखा रहा हूं, सेम, दिस इज लखनऊ, दिस इज योर, एंड सम वन मोर टाइम द सेम लैंग्वेज दे आर यूजिंग, है ना। वन मोर प्रॉब्लम हियर, एक और चीज समझ लें यहाँ पर। 8 लेटर के वर्ड बनाने मतलब निकले चाहे ना निकले, और कॉन्सोनेंट एंड ववेल को अल्टरनेटिवली बिठाना है सर। एक बार ववेल देन कॉन्सोनेंट, ववेल देन कॉन्सोनेंट, अल्टरनेटिवली उनको बिठाना है सर। तो 4 ववेल है, 4 कॉन्सोनेंट है, तो आई विल से कि एक ये तरीका हो सकता है, V1C1, V2C2, V3C3, दिस इज V4C4। या फिर सर कॉन्सोनेंट से शुरू कर देते हैं, C1V1, C2V2, C3V3, C4V4। 4 कॉन्सोनेंट 4 ववेल को अगर अल्टरनेटिवली बिठाना है, सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी, आइदर स्टार्ट विद ववेल और स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, ववेल कॉन्सोनेंट, ववेल कॉन्सोनेंट, या कॉन्सोनेंट ववेल, कॉन्सोनेंट ववेल। एग्री ना? देन हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस पार्ट? तो इसका आंसर कैसे लोगे? सिंपल है, 4 ववेल को 4 जगहों पे आगे पीछे करते रहिए, 4 फैक्टोरियल। 4 कॉन्सोनेंट को 4 जगहों पर आगे पीछे करते रहिए, 4 फैक्टोरियल। और कितने केसेस बन सकते हैं? तो 2 केसेस। तो अल्टरनेट बिठाने का ये तरीका। आई होप क्लियर हो गई होंगी बातें दोनों इस सवाल के जरिए। देखें सर, एक नया क्वेश्चन जो कुछ और सीखते हैं यहाँ से, कुछ और बेहतर परमुटेशन को खोलते हैं थोड़ा सा इस सवाल के जरिए। एक वर्ड आपको दे रखा है सर, इक्वेशन, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। आपको एक वर्ड बनाना है सर 4 लेटर्स का, जिसकी इसकी लेंथ होनी चाहिए।
एक वर्ड इक्वेशन, आपको वर्ड बनाना है 4 लेटर के लेंथ का, है ना। तो काफी सिंपल है सर ये। मैं पूछूं कि टोटल लेटर्स कितने दे रखे हैं, 8। आपको जो वर्ड बनाना है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 लेटर की। तो हाउ टू राइट दिस आंसर, मैं कहूंगा कि 8 में से कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, तो 8 में से कोई से भी 4 उठा लीजिए सर, और उन चारों को आगे पीछे करते रहिए। अब से 8 में से कोई भी 4 उठाइए, उन चारों को आगे पीछे अरेंज करते रहिए। 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। बोलो, इसी को शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं ना सर, कि इसी को तो बोलते हैं 8p4 डायरेक्टली। थोड़े से सर अपने कनेक्शन बांधे यहां से, सिलेक्शन, और कई बार सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना जरूरी पड़ रहा है। मीनिंग के सवाल में तो सर आंख बंद करके अरेंजमेंट चलता है सर, वो खुद ही कहता है मतलब निकले ना निकले आगे पीछे करते जाइए, है ना। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, 8 डिफरेंट लेटर्स थे, 4 लेटर के कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बना सकते हो। तो या तो ऐसे बोल दो कि 8 में से 4 उठाओ और उनको आगे पीछे अरेंज करते रहो, या इसी को शॉर्ट में ऐसे बोल देते कि 8 में से 4 लोगों का अरेंजमेंट, 8p4 डायरेक्टली। ये मुद्दा आसान लग रहा होगा अभी, ये मुश्किल हो जाएगा तब जब आपको रिपीट कर देगा सर लेटर्स को। देखें ये सवाल फिर से कह रहे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड IIT JEE। एक वर्ड सर IIT JEE, उसमें से 4 लेटर के कितने डिफरेंट डिफरेंट आप वर्ड बना सकते हैं। तो फिर से एक ख्याल आ रहा होगा पुराने सवाल की तरह कि सर 3 और 3 6 हैं, तो 6p4 कर दूं मैं, 6 में से 4 उठाओ उनको अरेंज कर दो, इस सवाल की तरह। 8 में से 4 उठाए उनको अरेंज कर दिया, 8p4। इज इट अ राइट आंसर हियर? ये तो ठीक था सर क्योंकि रिपीटिशन नहीं था। क्या अभी भी 6p4 डायरेक्टली बोल दोगे? नहीं सर, रीजन क्योंकि सर रिपीट कर रहे हैं ना, अभी ये आंसर ही नहीं मैच हो रहा होगा, आप चेक करें यहाँ पे। तो सर IIT JEE में 6p4 डायरेक्टली क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उसका रीजन आप खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे रिपीट भी तो कर रहा है। I को कितनी बार रिपीट करा? 2 बार। E को कितनी बार करा? 2 बार। और क्या बचा? T और सर I आ रहा है 2 बार, E आ रहा है 2 बार, T और J। तो यहां पर आपको इंडिविजुअल ध्यान देना पड़ेगा सर। आप एक साथ लिखते वक्त कई चीजें फेक अरेंजमेंट भी दे जाएंगे जो बार बार सेम सेम बनते जा रहे होंगे। तो अगर अब आपका रिपीटिशन की प्रॉब्लम है तो आपको 4 लेटर के अगर वर्ड बनाने हैं तो आपको एक एक करके इंडिविजुअल उनको सोचना पड़ेगा सर। 4 लेटर का अगर वर्ड चाहिए आपको, है ना, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो मैं सर कुछ कैटेगराइज कर देता हूं। जब पहली कैटेगरी तो काफी सिंपल है कि मैं ऐसी बोल दूं कि सर 4 की 4 लेटर डिफरेंट, जो 4 लेटर मैंने उठाए वो डिफरेंट उठा के बना दूं। एक ये कैटेगरी बन सकती है जो भी पीछे करी भी थी कि चारों के चारों डिफरेंट लेटर वाले बना दूं। बोलो। दूसरा सर एक ये हो सकता है कि सर मैं 2 सेम 2 डिफर कर दूं, 2 सेम होने चाहिए और 2 डिफर होने चाहिए, या 2 सेम वाले भी तो बन सकते हैं इधर। एक तीसरी कैटेगरी व्हेन 2 सेम एंड 2 सेम। इसके अलावा सर आप सोचें तो आई थिंक अब तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए। आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो आई थिंक 3 कैटेगरी के इधर पे वर्ड्स जो बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट वन व्हेन और 4 लेटर डिफरेंट, सेकेंड व्हेन यू आर सेइंग 2 सेम एंड 2 डिफर, एंड द थर्ड जब 2 सेम वाले बनाते हैं। आपको 3 केसेस में सवाल को ब्रेक करना पड़ेगा सर। बढ़ाएं और आगे करते चलें। 4 लेटर डिफरेंट, तो मैं इनको 4 ही देख ही रहा हूं सर। एक आई को एक बार देख रहा हूं, IETJ 4 लेटर से 4 लेटर को कितने बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। तो वैसे 4 में से 4 को अरेंज कर दो ना सीधे सीधे, 4 में से 4 लोगों का अरेंजमेंट बनते जाएंगे 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली। एग्री ना? नाउ द सेकेंड, अब मुझे चाहिए कि सर 2 सेम बन जाए 2 डिफरेंट बन जाए। तो इधर आई थिंक 2 केसेस बनेंगे सर। 2 सेम वाले भी तो 2 है ना मेरे पास, एक II वाला है, या आप दूसरा कहें तो 2 सेम में सर EE वाला भी तो है। बोलो। अगर आप कहें कि 2 सेम 2 डिफर, तो 2 सेम में या तो 2 I ले लो या फिर 2 E ले लो, बचे 2 डिफरेंट होने चाहिए। अब इसके आंसर को कैसे लिखा जाए सर? 2 I में से 2 I का सिलेक्शन, 2C2 या सिंगल वे, वन ही तरीका है सर। 2 I को एज इट इज उठा के रख देना, एक तरीका, या तो 2C2 लिख दो। अब बचे 2 कहां से आएंगे? बचे 2 आएंगे I के अलावा इन तीनों में से, या तो E ले लो या T ले लो या J ले लो। इन 3 में से 2 का सिलेक्शन था, वैसे 3C2 हो गए चारों। वो 4 हो गए तो उन चारों को अब अरेंज कर दीजिए, उन चारों को एक साथ आगे पीछे करते रहिए। जिसमें से 2 सिमिलर थे तो आपको 2 के डिवाइड और करना पड़ेगा,
और ऐसे ऐसे कितने केस बन सकते हैं सर, ऐसा एक और बन सकता है, तो यहीं पे मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दिया, एग्री ना। एंड द लास्ट जो टू सेम वाले, आई थिंक ये और आसान हो गया सर। टू सेम में तो एक ही कैटेगरी है सर, IIEE, इसके अलावा और क्या उठाओगे, या तो II या फिर EE। तो इस चीज को अभी आंसराइज कर देते हैं सर कि 4 लोगों का 4 जगहों पे, जिसमें से 2 एक जैसे 2 एक जैसे, ये 3 कैटेगरी में सवाल को बांट दिया सर। ऑल 4 डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफरेंट, एंड दिस इज 2 सेम वाले। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम, दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस वाला। तो राइट आंसर एक बार कंफर्म करें, फैक्टोरियल 4, दिस इज 24। इधर ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, ये बना 1 3 C2 3, 24 इंटू 3 72, तो ये बन गया सर 72, और ये 24/4 तो 6, 24 6 30, तो राइट आंसर इज इट्स 102। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले तक काफी बेसिक था कि अगर आपसे कोई इक्वेशन में 4 लेटर का एक वर्ड मांगे तो 8 में से 4 का सिलेक्शन उनको अरेंज कर दीजिए, तो 8P4, काफी बेसिक था। रीजन ये क्योंकि सर यहाँ पे कोई रिपीट नहीं कर रहा है, 8 के 8 तो डिफरेंट थे। ये मुद्दा कॉम्प्लिकेट तब हो गया जब आपने कुछ रिपीट कर दिया, तो आपको इंडिविजुअल कैटेगराइज करना पड़ेगा। एक वो कैटेगरी जब 4 लेटर डिफरेंट हो, एक वो जब 2 सेम 2 डिफर हो, एक वो जब 2 सेम वाले हो। इंडिविजुअल तीनों का अलग अलग सोचा एंड विल डिसाइड योर आंसर। बोलो, करना चाहोगे तो एक और सवाल से कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। देखें, वन मोर प्रॉब्लम सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। Number of ways in which 4 letters of the word mathematics can be arranged। एक और सवाल जो उस बात को समझा सकता है। मैथमेटिक्स में चलें तो टोटल कितने हैं सर, 3 3 6 3 9 और 2 11। 11 में से मैं देख पा रहा हूं सर m कितनी बार आ गया, 2 बार, दिस इज 2m। t आ रहा है सर 2 बार, और इसके अलावा a आ रहा है सर 2 बार, 2a। इसके अलावा बच रहा है सर h e i c s, 2 4 6 6 3 9 2 11, 11 ही है ना सर, 3 3 6 3 9 और 2 11। ये है पूरी कहानी सर। मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं सर 3 तो सिमिलर टाइप के, 2 बार m 2 बार t 2 बार a, और 5 लेटर्स ऐसे हैं जो एक एक बार आ रहे हैं, लाइक h e i c s टाइप, है ना। कितने का वर्ड बनाना है तुम्हें, 4 का। तो आई थिंक डायरेक्टली तो नहीं सोचेंगे सवाल समझने के बाद कि मैं सर कैटेगराइज कर देता हूं और फिर सोच लेता हूं इस बात को। कैटेगराइज करें सर, तो पहली कैटेगरी 4 डिफरेंट वाले, क्यों ना 4 डिफरेंट लेटर्स उठा के कर दिए जाए। दूसरी कैटेगरी वेन 2 सेम 2 डिफर वाले, 2 सेम 2 डिफर वाले। एंड द थर्ड कैटेगरी वेन 2 सेम वाले मिल जाए, 2 सेम वाले मिले। बस एक पक्का करने का जरिया है, आंसर तो पहले एक बार कर भी चुके हैं कि 4 डिफरेंट वाले चाहिए, तो हाउ मेनी डिफरेंट आर अवेलेबल, डिफरेंट कितने दिख रहे हैं, तो इसको एक ट्रीट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुझे डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये तो प्रीवियस सवाल की तरह नहीं हो गया कि 8 डिफरेंट में से 4 के कितने वर्ड बना सकते हो, तो वैसे डायरेक्टली से कि दिस इज 8P4 सर। ये बोलो, दिस इज 8P4 द फर्स्ट पार्ट आंसर। नाउ कम टू 2 सेम 2 डिफरेंट वाले। तो अब 2 सेम के कितने केसेस बैठे हैं, 3 सर, या तो 2m या तो 2t या फिर। तो पहले तो इस बात को समझ लें कि सर यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं इस वाले में। आप 2m उठा लो और बचे 2 कुछ ले लो, या फिर आप 2t उठा लो, बचे 2 कुछ और भी ले लो, या फिर सर आप 2a उठा लो और बचे 2 कुछ ले लो। There are 3 केस पॉसिबल रिगार्डिंग 2 सेम 2 डिफरेंट में। 3 केसेस आपके बन सकते हैं। किसी एक केस का आंसर मैं लिख देता हूं और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा, वही 3 का बन जाएगा। तब किसी एक केस का आंसर सोचें यहां से। जैसे मैंने 2m उठा लिए, एक m का मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे 2m उठाए तो 2 में से 2 का सिलेक्शन, 2c2, या डायरेक्टली बोल देते हैं 1 वे, 2 एज इट इज उठाने का एक ही तरीका हो सकता है, 2c2। अब बचे 2 कहां से आएंगे, तो इसको छोड़कर 5 और 2, 7 डिफरेंट में से कोई 2 उठा लीजिए, 7c2। इन 7 में से कोई 2 उठा लीजिए, 7c2। अब इन चारों को एक साथ अरेंज करिए, 4 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 एक जैसे हैं, तो डिवाइड बाई, और ऐसे ऐसे कितने केस बनेंगे, 3 केसेस। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, दिस प्लस दिस एंड द लास्ट केस। नाउ वी आर मूविंग टू 2 सेम वाली कैटेगरी।
तो टू सेम में कौन कौन आ जाएगा? दो सेम में आई थिंक यहां से सर आप MMTT ले लो, या फिर आप MMAA ले लो, या फिर आप AATT ले लो। तो इधर भी 3 केसेस बनेंगे सर, पहले तो ये समझिए भाई। दो सेम में MMTT, TTAA या फिर MMAA, दीज आर 3 पॉसिबिलिटी। किसी एक को डिस्कस कर देता हूं, उसका 3 गुना कर दूंगा। किसी एक का आंसर दे दो, ऐसे ऐसे 3 केसेस बनेंगे। अब किसी एक का आंसर कैसे लिखा जाए सर? जैसे इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, 4 लोगों का 4 जगहों पर अरेंजमेंट, जिसमें से 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे, और ऐसे ऐसे कितने केसेस बनेंगे? से मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे ऐसे 3 केसेस। दिस इज द टोटल वे कि आप मैथमेटिक्स के द्वारा 4 लेटर के कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। सो दीज आर द राइट आंसर। 8P4, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी एंड दिस इज द। और थोड़ी देर पहले तक शुरुआत यहां से हुई थी। ये सवाल बहुत बेसिक था। अगर कोई 8 डिफरेंट लेटर्स दे देता और 4 लेटर का वर्ड मांग लेता, तो यू आर डायरेक्टली राइटिंग 8P4, राइट ना? ये मुद्दा कॉम्प्लिकेट तब होने लगा जब आपने 2 सिमिलर कर दिए, 2 सिमिलर 2 डिफरेंट, तो आपको कैटेगराइज करना पड़ा। 4 लेटर डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफर, 2 सेम वाले, विल ऐड ऑल ऑफ देम। और इसी बात को पक्का करने के लिए कौन सवाल के लिए एक मैथमेटिक्स दे रखा है, तो आपने 3 कैटेगरी में सवाल को बांटा और इंडिविजुअल एक एक करके तीनों के आंसर डिसाइड कर लिए। बोलो ठीक है सर, इनफ है इतना परमुटेशन में। नाउ विल प्रैक्टिस अबाउट सम कॉम्बिनेशन। अभी आएगा जहां पे प्योरली आपको सिर्फ सिलेक्शन करके चीजों को छोड़ देना है। काफी बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। देखें सर, पहला क्वेश्चन सिंपल सा, कंफर्म कि जहां पर सिर्फ आपको सिलेक्शन करके ही चीजों को छोड़ देना होता है। पहला सवाल, 17 क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिसमें से 5 तो बॉलर हैं। मोस्ट सिंपल, सिर्फ सिलेक्शन वाली बात है। आपके पास 17 प्लेयर्स हैं जिसमें से 5 लोग तो बॉलर हैं, 5 लाख बॉलर कर रहे हैं, तो बचे हुए 12 लोग को कैसे ट्रीट करेंगे हम? वो नॉन बॉलर रहे होंगे, जो बॉलिंग के अलावा बैटिंग कर सकते हैं, बैट्समैन बोल सकते हैं उनको, नॉन बॉलर या टीम। आपको 11 बंदों की एक टीम बनानी, जिसमें से कितने बॉलर चाहिए उनको? आपको सर 11 बंदों की टीम बनानी है, 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, जिसमें से बॉलर कंपलसरी है। कितने? 3 बॉलर चाहिए। टीम कितने की बनानी है? 11 की। 3 बॉलर हो गए, तो बचे 8 लोग कहां से लाओगे? नॉन बॉलर में से। अब इस चीज को कितने आसानी से लिखा जा सकता है सिंपली। यहां पर जब किसी टीम में से मेकिंग का सवाल हो रहा है, किसी बंदे का सिलेक्शन कर रहा है, तो आप बस सब सिलेक्शन करके ही छोड़ देना होता है सर। आप इसे 5 में से 3 बॉलर का सिलेक्शन एंड 12 में से 8 का सिलेक्शन, दीज आर द वे सर। ओनली सिलेक्शन इज देयर। जब आप किसी बंदे का चुनाव कर रहे हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन करके ही छोड़ देना होता है। मोस्ट सिंपल प्रॉब्लम। 5 में से 3 बॉलर का सिलेक्शन, टीम कितने की बनानी थी? 11 की, तो बचे 8 कहां से लाओगे सर? बॉलर तो 3 ही चाहिए थे उनको, तो बचे 8 कहां से लाओगे? नॉन बॉलर में से। तो 5C3 इंटू 12C8। क्लियर विद द सर? समझते चलें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर से एक सवाल। नंबर ऑफ वेज इन विच अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चूज एन आउट ऑफ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स सो दैट अ कैप्टन हमेशा शामिल होना चाहिए सर। वो कह रहे हैं कि सर 11 बंदों की, 15 बंदे हैं, 11 बंदों की एक टीम बनानी है, कैप्टन हमेशा चाहिए। मतलब कैप्टन हमारे सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, कैप्टन हमेशा रखना ही रखना है। कैप्टन को अलग कर दें तो इस 15 में से कितने बचे? टीम कितने की बनानी थी? 11 की। कैप्टन ऑलरेडी शामिल है, तो बचे कितने लोग अब सेलेक्ट करने को? 10। और वो 10 कहां से आएंगे? तो आई विल राइट द आंसर। ऐसे कि 14 में से 10 लोग उठा लो, ये तरीके हो सकते हैं सर। इधर 15 लोगों में से कैप्टन हमेशा शामिल ही होना है, तो बचे 14 लोग। उन 14 में से 11 की टीम चाहिए थी, कैप्टन आ चुका है, मतलब बचे लोग 10। 10 कहां से आएंगे? 14 सी 10। ये जो राइट आंसर डायरेक्टली। बोलो। और देंगे इसी तरीके की लैंग्वेज जो कंफर्म कर सकते हैं कुछ सवालों के द्वारा। In how many ways can a team of 5 players be selected out of 9 players so as to exclude 2 particular player? फिर से सवाल समझे कि 9 प्लेयर की टीम है, 5 बंदों की एक टीम बनानी है, 2 पर्टिकुलर बंदे मुझे नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए मुझे। अगर 2 में से हटा दूं जो नहीं चाहिए, तो बचे कितने? 7। उन 7 में से 5 बंदों का सिलेक्शन आप कर ले रही है सर। आई विल से 7C5 इज योर आंसर डायरेक्टली। 9 बंदे थे, 2 बंदे मुझे नहीं चाहिए, तो उनको अलग कर दिया भीड़ से, तो बचे कितने? 7। टीम कितने की बनानी है? 5 की, तो 7 में से 5 का सिलेक्शन 7C5। बोलो। इसी लैंग्वेज को और कंफर्म कर सकते हैं। देखें वन मोर टाइम द सेम लैंग्वेज।
In how many ways can a student choose n minus 2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory, n greater than 4? आपके पास आपको कितने कोर्सेज चूज करने हैं? n माइनस 2 दिए कितने? n कोर्सेज, n कोर्सेज हैं, उसमें से n माइनस 2 कोर्सेज आपको चूज करने हैं एंड 2 कोर्सेज तो कंपलसरी हैं सर, 2 कोर्सेज तो आ चुके हैं, तो अब n में से 2 हटा दें तो बचे कितने? n कोर्सेज हैं जिसमें से 2 कोर्सेज तो कंपलसरी है, मतलब ये लेने ही लेने हैं। लेने कितने थे? n माइनस 2, 2 ले चुके हो तुम, तो बचे कितने? n माइनस 4 और लेने। भाई n माइनस 2 लेने थे, 2 ले चुके हो तो बचे n माइनस 4। वो n माइनस 4 कहां से उठाओगे? इन बचे हुए में से। तब राइट द आंसर यस। आंसर कि n माइनस 2 में से वो बचे हुए n माइनस 4 उठा लो सर, दिस इज योर आंसर हियर। द मोस्ट सिंपल ओनली सिलेक्शन इज देयर। आई विल से कि आउट ऑफ n कोर्सेज 2 कंपलसरी हैं, 2 कंपलसरी हैं तो बचे कितने? n माइनस 2। लेने कितने थे? n माइनस 2, 2 आ चुके हैं तो बचे कितने? अब 2 कम हो गए, n माइनस 4। वो n माइनस 4 कहां से उठाओगे? n माइनस 2 में से। विल कंफर्म योर आंसर। ठीक है सर, ये कुछ केसेस वगैरह बनने लगते हैं फिर सिलेक्शन में, एटलीस्ट एटमोस्ट की लैंग्वेज यूज करेगा। जैसे एक सवाल से समझे आप, 6 प्रोग्रामर्स हैं सर, 4 टाइपिस्ट हैं। एक ऑफिस में 5 लोगों को रिक्रूट करना है मुझे। कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि कम से कम एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट तो चाहिए मुझे। इसको भी समझ लें, जैसे 6 प्रोग्रामर्स हैं, 4 टाइपिस्ट हैं, है ना। एक ऑफिस में 5 लोगों को रिक्रूट करना है, कम से कम एक टाइपिस्ट चाहिए मुझे। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? बंदे कितने चाहिए? 5, एक टाइपिस्ट चाहिए कम से कम एक, तो 4 में से एक टाइपिस्ट उठा लीजिए। तो 5 बंदे चाहिए तो 4 कहां से लाओगे? 64। या टाइपिस्ट सर 2 भी तो ले सकते थे, और बंदे कितने चाहिए? 5, तो 2 ले चुके तो 3 कहां से लाओगे? 63। या फिर सर 4 में से 3 उठा लीजिए टाइपिस्ट, तो बचे 2 कहां से आएंगे? प्रोग्रामर में से। 4 में से सर चारों टाइपिस्ट उठा लें तो बचा हुआ एक बंदा कहां से लाओगे? प्रोग्रामर सर। सो दीज आर द वे सर। ये कई बार केसेस में सवाल आपका ब्रेक हो सकता है। 4C1 एक टाइपिस्ट, ओवरऑल देखें तो नीचे 4 + 1 5, 4 + 1 5, 5 बंदों की टीम बनती जा रही है, एक टाइपिस्ट लेकर या 2 टाइपिस्ट या 3 टाइपिस्ट या फिर 4 टाइपिस्ट को लेकर। एग्री ना? देखिए ये कॉमन लैंग्वेज हो गई सर आपकी। और देखें सर कुछ केसेस में सवालों से और बातें कवर कर लेता। अब बॉक्स जिसमें कि a box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. What is the number of ways of drawing 3 balls from the boxes with at least 1 black ball? समझिए सर, 3 तरीके की डिटेल उन्होंने बताई हुई है कि 2 व्हाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं। कितने तरीके से 3 बॉलों को निकाला जा सकता है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल तो रखनी है सर। अब देखिए फिर से कि या तो आप डायरेक्टली केसेस में उलझिए या फिर आप अपोजिट केसेस पे काम कर लीजिए। आई थिंक अपोजिट पे ज्यादा आसान होगा। आपके पास टोटल बॉलें कितनी है सर? तो 4 3 7 और 2 9। तो आई विल से कि आपको बॉलें लेनी कितनी है? 3 हैं, कितनी? 9। तो आई विल से 9C3, 9 में से 3 बॉलों का सिलेक्शन 9C3। उसमें से कम एक ब्लैक बॉल आनी ही चाहिए सर, कम से कम एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए। तो आई विल से कि टोटल वेज माइनस 0 ब्लैक बॉल विल गिव यू द एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। आप बात समझिए सर, कम से कम एक ब्लैक बॉल का मतलब है कि आप एक बॉल लें, फिर 2 बॉल लें, 3 बॉल लें, ऐसे इंडिविजुअल केसेस में सोचिए या तो सवाल को, या बेहतर होगा कि सर टोटल केसेस माइनस यू वांट मिनिमम 1 ब्लैक बॉल ना, तो टोटल केसेस माइनस 0 ब्लैक बॉल विल गिव यू द एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। तो व्हाट आर द टोटल केसेस ऑफ चूजिंग 3 बॉल्स? तो टोटल बॉल्स कितनी है? 9, 9C3 आर द टोटल वेज माइनस 0 ब्लैक बॉल। ब्लैक नहीं चाहिए तो फिर कहां से आएगी? व्हाइट और रेड में से। व्हाइट और रेड कितनी है? 6, तो आंसर 6C3 विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आई थिंक ये आंसर ज्यादा परफेक्ट है कि एक बार में सोचा जाए। टोटल वेज 9C3 माइनस 0 ब्लैक बॉल विल गिव यू द एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। एग्री ना? ओके सर। अच्छा, इस चीज को अगर मैं डायरेक्टली ना लिखता, मैं केसेस बनाता, तो कुछ केसेस बनाने की भी आदत डाल लीजिए सर, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं जहां पे केसेस आपको पकड़ने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं दूसरा सेकेंड मेथड डिस्कस कर दूं,
सेकेंड मेथड टू डू दिस कि अगर डायरेक्टली आंसर बेसिस पे काम करें। सो ये व्हाइट है, ये ब्लैक है और ये रेड है, ठीक है। ओके सर, आपको चाहिए मिनिमम 1 ब्लैक बॉल। शुरू करते हैं सर मिनिमम 1 ब्लैक बॉल से। टोटल बॉलें एक टाइम पे कितनी चाहिए आपको? 3, मिनिमम 1 चाहिए। ब्लैक तो कंफर्म है सर, 1 चाहिए। तो 3 बनाने के लिए 1 तो इधर आ गया, मिनिमम से शुरू कर रहे हैं, मिनिमम 1 आ गया, तो और कितनी अभी चाहिए? 2। 2 कैसे करोगे? या तो 2 0 कर दो या फिर 0 2 कर दो, या इसके अलावा सर ये हो सकता है कि मिनिमम 1 चाहिए तो एक ये भी तो हो सकता था मैं 1 1 1 कर दूं। तो 1 के रिकॉर्डिंग ये 3 केस पॉसिबल है। ये आंसर तो मिल चुका है, आई थिंक इसका आंसर 9 से 3 माइनस 64 बनता है ना, आई थिंक कंफर्म करना है इसको। और अगर मैं सेकेंड मेथड पे चलूँ, डायरेक्टली हिट करूँ, तो ये भी सोच में तो आना चाहिए। एक बार सोचने से क्या फर्क पड़ता है, आपके कुछ दिमाग में जाएगा कुछ बात। मिनिमम 1 ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक 1 के करस्पॉन्डिंग 3 केसेस बन सकते हैं, 1 2 0, टोटल तो 3 करनी, या 0 2, या फिर 1 1 1 वाला केस भी बन सकता है। मिनिमम 1 ब्लैक का मतलब 2 भी तो हो सकती हैं। और आगे बढ़ रहे हैं, ब्लैक को 2 कर दिया, ब्लैक को 2 कर दिया, तो टोटल कितना करना है? 3। तो अभी या तो इधर 1 0 करो या फिर ये इधर 1 0 करो। 2 के करस्पॉन्डिंग 2 केसेस बन सकते हैं, 1 2 0 या फिर 0 2 1। या मैक्स टू मैक्स ब्लैक कितनी है? 3, तो मैं 3 कर दूं तो फिर एक केस है, टोटल तो 3 ही करना है, तो 0 0 करना पड़ेगा। तो आप इन केसेस को आसानी से सोच लीजिए। दिस विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर, दैट इज 64। हालांकि उसको मैं अभी फिलहाल के लिए प्रेफर नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं ये स्मार्टेस्ट तरीका है कि टोटल वेज माइनस 0 ब्लैक बॉल विल गिव यू द एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। या आप इंडिविजुअल सोचें तो केसेस बनाने की आदत भी डाल लीजिए कि इसको एक एक करके लिख लो सर, तो दैट विल आल्सो गिव यू द राइट आंसर। और ये मैं केसेस पे जोर क्यों दे रहा हूं, वो आपको इस सवाल से और समझ आ जाएगा। पढ़ें सर सवाल। एक मैन जिसके 7 रिलेटिव हैं, जिसमें से 4 वुमेन और 3 मैन हैं, उसकी वाइफ है सर, उसके भी 7 रिलेटिव हैं, जिसमें से 3 वुमेन और, लिख लेते हैं सर डाटा। एक मैन है, उसके 7 रिलेटिव हैं सर, टोटल 7 रिलेटिव हैं। उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के भी सर 7 रिलेटिव हैं। और वो रिलेटिव की डिटेल ये है कि उसमें से मैन है और वुमेन है, मैन है और कुछ वुमेन है। इनकी भी 7 रिलेटिव में से कुछ मैन है और कुछ वुमेन है। वो 7 रिलेटिव में से कितनी वुमेन कितनी है सर? 4। मैन कितने हैं? 3। इनकी वाइफ के 7 रिलेटिव में से 3 वुमेन है और 4 मैन है। ये डाटा उन्होंने क्लियर करा है, तो हमने लिख लिया सर। सर ठीक है, यहां तक सवाल समझाया गया, अच्छी बात। अब यहां से शुरू होता है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन इनवाइट 3 वुमेन एंड 3 मैन। कितने बंदे चाहिए उन्हें इनवाइट करने के लिए? 6। उन्हें एक टाइम पे 6 बंदे चाहिए सर। और 6 से में भी बोला गया कि 6 में से 3 औरतें होनी चाहिए और 3 पुरुष होने चाहिए। और उसमें भी शर्त है कि 3 ऑफ देम मेंस के रिलेटिव, 3 आने हैं मेन के थ्रू और 3 आने हैं वुमेन के थ्रू। टोटल कितने आने हैं? आई थिंक मैंने बोला ना कि सर केसेस बनाने की कुछ आदत डाल लीजिए। यहां से आपको देखे करके सोचने पड़ सकते हैं कई बार, जैसे कि यहाँ पे आपको सोचना ही पड़ेगा सर। टोटल बंदे कितने चाहिए? 6, जिसमें से 3 आने हैं मेन से और 3 आने हैं वुमेन से। और टोटल 6 बंदों में से 3 मेन और 3 वुमेन भी चाहिए। मेक द केसेस सर, केसेस बनाते हैं सर। इधर टोटल 6 चाहिए सर। मैं वुमेन मेन से शुरू कर देता हूं। आपने 3 मेन ले लिए, चलो टोटल कितने रखने हैं? 6। तो 3 मेन आ गए, तो 3 वुमेन आनी चाहिए, तो 3 वुमेन उठा लेते हैं इनकी। तो फिर इनको 0 0 ही करना पड़ेगा था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। मेन के 3 आने चाहिए, 3 आ गए, 3 + 0 3 आ गए। और 3 वुमेन के आने चाहिए, 6 हो गए, जिसमें से 3 मेन हैं और 3 वुमेन हैं। इधर भी तो कर सकता था, इधर क्यों नहीं करा? क्योंकि वुमेन चाहिए ना उनको। क्लियर विद द फर्स्ट केस? और बढ़ाएं सर। या सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर आप मैं 3 वुमेन ले लेता, 3 वुमेन उठा ली तो 3 मेन उठा लो, तो इनको 0 0 कर दो सर। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। या थोड़ा सा रिड्यूस करें सर, 3 मेन से अगर मैं 2 मेन कर दूं तो फिर 1 मेन इनका यूज कर लो, 2 + 1 3 मेन आ गए और 2 1। टोटल तो 3 ही करने ना इधर, तो इधर 1 वुमेन कर दो तो बची 2 वुमेन इनकी ले लो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। या इनको रिवर्स भी कर सकते थे सर, मैं 1 मेन
2 मैन 3 मैन हो गए तो इधर 2 वोमेन और इधर 1 वोमेन कर दो, ये द 4 पॉसिबिलिटी। सो दीज आर द 4 केसेस सर जिसमें चारों के चारों छह, इसके अलावा आपको सोचें तो नहीं बन पाएगा सर। अब इस चीज को लिखना आई थिंक इतना टफ नहीं है, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। 3 में से 3 वुमेन का सिलेक्शन, तो आंसर पे चलें। 3 में से 3 मेन का सिलेक्शन, सो 3C3, कोई एक केस लिख देता हूं, एंड 4 में से एक भी नहीं, 4C0, या सॉरी एंड अब उधर गए तो 4 में से 0 एंड 3 में से 3 तो 3C3, दिस इज द सिंगल केस। ऐसे ही करके चारों केसेस आप लिख सकते हैं। आई थिंक इसका आंसर जो है वो सी बनता है, आप कंफर्म करिएगा। इंपॉर्टेंट ये था कि आप केसेस में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको केसेस लिखने आने चाहिए, है ना। सो ये कुछ बातें हो गई सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। कई बार आपको सिर्फ सिलेक्शन करना रहता है, कई बार आपको सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना होता है। कुछ जल्दी जल्दी मैं कॉम्बिनेशन के फायदे दिखा देता हूँ जो यूज में लिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन के। जैसे एक सवाल आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बन जाता है कि n बिंदुओं के द्वारा बनने वाली कितनी स्ट्रेट लाइन होती है, तो फॉर्मूला आई होप याद होगा आपको, n में से 2 का सिलेक्शन कर लीजिए nc2। अगर m कोलिनियर है तो वो हटाना पड़ता था -mc2 वाला। ट्राइंगल चाहिए तो nc3 -mc3 कर दीजिए, जहां पे m होता है कोलिनियर वाला। पैरेललोग्राम चाहिए तो nc2 इंटू mc2 करा दीजिए। देखें कुछ सवालों से ही चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। पढ़ें सर पहला सवाल। आपके पास 20 डिफरेंट पॉइंट हैं जो कि एक सर्कल पे बैठे हैं, तो पहला सवाल, कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं भाई। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, कोई 2 दे दो तो उनको जोड़ के लाइन बन जाती है। तो अब इस तरीके से पहला पार्ट डिसाइड कर सकता। फर्स्ट पार्ट, आपके पास 20 पॉइंट हैं जिसमें से कितनी स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आई विल से कि 20C2 इज द डायरेक्ट आंसर। 20 में से कोई 2 को उठाते मिला दीजिए तो यू विल गेट अ डिफरेंट लाइंस, राइट ना। सेकेंड पार्ट पे चले हैं तो अभी कह रहा है कि सर कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो वैसे 20C3 इज योर आंसर। कोलिनियर तो है ही नहीं ना उधर, 20 डिफरेंट पॉइंट हैं तो उनके द्वारा ट्राइंगल बनने वाली संख्या तो 20C3, 20 में से 3 उठा लीजिए तो ट्राइंगल बनेगा। स्ट्रेट लाइन चाहिए तो 20C2, सिंपल। और देखें इस साल का ये सवाल सर, पहला सवाल सर, एक प्लेन में 8 बिंदु हैं जिसमें से 4 तो एक ही लाइन में बैठे थे सर, कोलिनियर थे, तो उनका पहला सवाल, कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला मिला अभी। एक ट्राइंगल बनाने के लिए सर टोटल ट्राइंगल बनेंगे 8C3, जिसमें से कोलिनियर कितने 4, तो उनको माइनस कर दीजिए, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। टोटल एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 बिंदुओं का सिलेक्शन करना होता है, 8C3 माइनस 4C3। ये दूसरा वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखें सर, ये कैसे गलती करवा सकता है। क्वाड्रेटरल कितने बनेंगे, जिसमें से 4 तो सर एक ही लाइन में है सर, 4 तो कोलिनियर है और बचे 4 एट रैंडम कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इधर कुछ कर दिया, ऐसी कुछ कहानी है। 4 कोलिनियर हैं, बचे 4 एट रैंडम कहीं पे भी हैं। कितने क्वाड्रेटरल बना सकते हो। जैसे एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपने 8 में से कितने चूज कर लिए, 3। वैसे क्वाड्रेटरल बनाने के लिए आंसर क्या लिखोगे। एक क्वाड्रेटरल बनाने के लिए सर 8 में से कोई 4 उठा लीजिए, 8 में से कोई भी 4 उठा दो तो एक क्वाड्रेटरल चतुर्भुज बन जाएगा। उसमें कई सारी गलतियां भी अभी आप कर रहे हैं, कौन सी वाली गलतियां, वो हटानी पड़ेंगे सर। क्या पता आपने ये वाले 4 उठा लिए हो तो क्या इनसे क्वाड्रेटरल बनेगा, से ये हटाने पड़ेंगे सर। इनके द्वारा तो फेक बन गया सर। अभी कुछ और भी बात है सर, इन 4 को उठाया तब भी नहीं बन पाएगा, चलो 3 उठा लेते हैं, जैसे ये 3 उठा लिए, इसको इससे मिला दीजिए तो ये तो ट्रायंगल बना, क्वाड्रेटरल कहां बना। कोई 3 उठा लीजिए, एक चौथा उठा लीजिए तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है सर, तो ये भी गड़बड़ है। तो आपको इन 4 में से अगर कोई 3 उठा लिए और इन 4 में से कोई एक उठा लिया तो ये भी तो फेक देगा। इन चारों कोलिनियर वाले में से कोई 3 उठा लिया और इन चारों में से कोई एक उठा लिया, इनके द्वारा कभी क्वाड्रेटरल नहीं मिल रहा होगा, तो इसमें से ये भी फेक था, ये भी हटा दिया। पहले 4 वाले फिर 3 वाले, अभी और नीचे उतरे 2 पे चलता है। चलो ये 2 उठा लिए और ये 2 उठा लिए, तो हाँ सर ये तो क्वाड्रेटरल दे रहा है, तो बन गया सर। सो दिस इज योर राइट आंसर। नंबर ऑफ क्वाड्रेटरल 8C4 माइनस 4C4, 4 वाले 3 एंड 1 फ्रॉम देयर, दैट इज द नंबर ऑफ फ्रेश क्वाड्रेटरल विल बी देयर। बोलो एक और लास्ट में सवाल डिस्कस करके खत्म करता हूं क्लास। जो ये सवाल पूछा गया सर, इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। इससे पहले थोड़ा सा एक सर्कल वाला केस और देख लीजिए।
जैसा ये कह रहा है आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। भाई 2 सर्कल के बीच में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं? 2 होते हैं सर। 3 में कितने हो जाएंगे? ये भी सोचा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 बन जाएंगे सर। कोई और बढ़ा देता तो आई थिंक आप इतना आसानी से नहीं सोच सकते थे। तो किसी भी नंबर ऑफ सर्कल्स आपको दे रखे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कैसे पहुंचा जाए, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। 10 बिंदु दे रखे हैं तो 10 में से नंबर ऑफ सर्कल्स, 10 में से कोई 2 सर्कल उठाइए और एक सर्कल में कितने मिलते हैं। यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला कि कभी सर्कल्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सर्कल्स इज गिवन बाय 10c2 का डबल कर दिया, है ना। एक ही बात याद रखिएगा, कभी भी सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। अब इस सवाल को देख लें, आइयो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस हैं आपकी और एक सर्कल दे रखा है, और सवाल यह है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट बता दीजिए। एक सर्कल और लाइन के रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है, क्या पता सर्कल लाइन को कट ही ना करे, या वो हो सकता है उसको टच करके निकल जाए, या फिर वो उसको 2 पॉइंट पे कट कर दे। रिगार्डिंग सर्कल एंड लाइन आई थिंक देयर आर 3 पॉसिबिलिटी कि सर या तो कुछ भी नहीं हो रहा है, या वो टच करके निकल रहा है, या फिर वो कट कर दे। उनका सवाल किस चीज का था? अगर वो कह रहा है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट दे सकता है सर्कल और लाइन, तो आई थिंक यहां से कंफर्म कर दिया आपने मैक्सिमम बोल के कि आप इस केस का इशारा कर रहे हैं कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितने सर्कल और लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है? 2। तो अब शुरू करो सवाल। आई होप सर्कल लाइन की कहानी क्लियर हो गई और उनको सोचा जा सकता है। आपके पास 4 स्ट्रेट लाइंस हैं और एक सर्कल है, उनके द्वारा बनने वाले मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे सोचा जाए, बोलो। तो भाई 4 स्ट्रेट लाइंस हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? एक हो सकता है सर्कल और लाइन के बीच में मिल सकता है, एक लाइन लाइन के बीच में भी तो मिल सकता है। 2 सवाल केसेस में टूटेगा सर। सर्कल और लाइन की लड़ाई चल रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो या तो सर्कल लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं या लाइन लाइन में मिल सकते हैं। इसके अलावा और क्या सोचोगे? 2 केसेस को आपको सोचना पड़ेगा। तो एक सर्कल और लाइन के बीच में मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं सर्कल लाइन में? 2। तो उस चीज को कैसे लिखेंगे आप? ऐसे कि 4 लाइनों में से कोई एक लाइन उठा लो। एक लाइन को लेने के कितने तरीके मेरे पास? 4। आई वैसे 4c1, 4 में से कोई एक लाइन उठा ली। सर्कल कितना है? 1, तो 1c1, सर्कल तो एक ही है। और एक सर्कल और एक लाइन के बीच में मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं? सो मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल हियर। 4 लाइनों में से एक लाइन उठा लीजिए, एक सर्कल उठा लीजिए, और एक सर्कल लाइन के बीच में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पॉइंट? दैट इज 2, सो मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इज द टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ कम टू लाइन लाइन। तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 4 में से कोई 2 लाइनें उठा लीजिए सर, 4c2, और एक लाइन के बीच में 2 लाइंस के बीच में मैक्सिमम कितना पॉइंट मिल सकता है? 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1। दिस विल गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक बार कंफर्म करिए सर। 4c1, 4 दूनी ये बना 8, और 4c2 कितना होता है? 4 ते 12, 6 ना। सो राइट आंसर इज 14 ईयर सर, कि 14 मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर पॉसिबल। मैक्सिमम बोला तभी मैंने ये केस लिया, अदरवाइज 0 भी बन सकता था सर। इस बात को एक सवाल से और क्लियर कर लें, फिर खत्म करते हैं क्लास। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इनटू 4 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन कट। देखिए सर्कल कितने हो गए? 4, और लाइंस भी कितनी है? इस बार 3 केसेस बन जाएंगे सर। सर्कल सर्कल की लड़ाई, यहां पे भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। सर्कल लाइन में इंटरसेक्शन मिलेगा और लाइन लाइन में इंटरसेक्शन मिलेगा। 3 कैटेगरीज आर देयर। इस सवाल को बस मैं इसको क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं कि आगे कुछ फिर इस पे बात उठ सकती है। आपको 4 सर्कल और 4 स्ट्रेट लाइन थी। इधर सर सर्कल सर्कल का केस मैंने क्यों नहीं डिस्कस करा? क्योंकि सर्कल एक ही था ना। अगर मैं सर्कल्स और बढ़ा दूं कि लाइक 4 सर्कल्स आर देयर, तो सर्कल सर्कल के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कल लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3 केसेस आर देयर। तो एक एक करके सर इनको लिखें। जैसे मैं फर्स्ट केस पे चलूं, 2 सर्कल्स के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलते हैं? तो इसका भी एक अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन करा लिया। 10 सर्कल्स के बीच में बनने वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 10 में से कोई 2 सर्कल उठाइए और 2 सर्कल के बीच में कितने मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं? 2। तो दैट इज द। तो अगर आपके पास 4 सर्कल हैं, तो पहले वाला केस का आंसर अगर मैं लिखूं तो 4 में से कोई 2 सर्कल उठाओ और 2 सर्कल के बीच में मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 2। ये सर्कल सर्कल वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। सर्कल लाइन पे चलें सर, तो सर्कल्स कितने?
चार, चार में से कोई एक सर्कल उठा लो, लाइन कितनी है चार, चार में से कोई एक लाइन उठा लो, एक सर्कल एक लाइन के बीच में मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द लास्ट नाउ कम टू द लाइन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, चार, तो चार में से कोई दो लाइनें उठा लीजिए और लाइन के बीच में मैक्सिमम कितना मिल सकता है, वन, सो दिस इज द टोटल या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल गेट हियर। तो 4C2 6 इंटू 2 तो 12, 4 चौको 16 दूनी 32 और वो बन गया 6, 32 6 38 तो 40 और 10, तो 50 जो राइट आंसर है। तो ये कुछ सीरीज जो इस तरीके से बनती जा रही है कि यहाँ से शुरू हुआ सर कि कॉम्बिनेशन के कुछ जो फायदे पेपरों में लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलवाने में, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकलवाने में, और साथ साथ अभी नंबर ऑफ क्वाड्रेटरल निकलवाने में, आई होप ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स निकलवाने में, सर्कल लाइन की लड़ाई में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है, और इस चीज को मैंने एक सवाल के जरिए और थोड़ा क्लियर कर दिया कि अगर आगे बढ़ाना चाहें सवाल को तो ऐसा कुछ आगे देखने को मिल सकता है। क्लियर विद द, आई होप कि आपको सेशन हेल्पफुल रहा होगा, तो इतना रिवाइज करिएगा, फिर मिलेंगे सर अगली क्लास में।